सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो अपना ऑसिलेशंस हमने स्टार्ट किया था, मैंने देखो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको करा रहा हूँ लास्ट 36 ईयर्स के नीट फिजिक्स के लिए। अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं या आप किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पर ये चैप्टर्स आते हैं, जेई हो, नीट हो या फिर सीयूटी एग्जामिनेशन हो या फिर किसी पीजीटी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ पर ये सब चीज़ें आती हैं उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे होते हैं। लास्ट टाइम मैंने एक डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो ले लिया था, मैं आया था बनाने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन फिर चीज़ें ऐसे हुई कि मुझे लगा कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट को ही क्लियर कर देना चाहिए, वो लास्ट टाइम हुआ था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो भी इसमें पूछे गए क्वेश्चन है लास्ट प्रीवियस ईयर में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम ले रहे हैं। बाई चांस अगर कुछ क्वेश्चन बचते हैं तो वो नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि यहीं कर दें। कम से कम 60-70 क्वेश्चन इसके होते हैं ले दे के मिला जुला करके। अगर आप ना अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे हो जैसे मैं करवा रहा हूं तो मजा आएगा, क्योंकि देखो बुक में भी चीजें मिलती हैं, अवेलेबल है, सोल्यूशन है, सब कुछ होता है, लेकिन मेरी भूमिका यहाँ पर क्या होती है, वो यही होती है कि चीजों को कनेक्ट करना और उसके इर्द गिर्द क्या और पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो बताना। ठीक है, अब प्लीज आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, जितने एफर्ट्स में डालना उतने डालना। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं इस बात के लिए कि आप कभी भी वीडियो को स्किप कर कोई नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं, है ना। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप इस वीडियो पे स्टिक करते हो थोड़ी देर के लिए, अगर आप प्रीवियस के कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताया है, अगर आप उसे देखकर यहां पर आ रहे हो तो इसका मतलब आपने अपनी तरफ से पूरा काम कर दिया है। अब 100% आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको समझाने वाला हूं। यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको याद आ जाए कि यार हमने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा था प्लीज उसे कवर करें। आपको याद होगा एसएचएम में वाई का मतलब क्या। अब मैं उन डिटेल बातों को यहां डिस्कस बार बार नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं कर चुका हूं। अब मैं मानकर चलूंगा कि एटलीस्ट आप वो लेक्चर देख के आए हो, भले ही आपको उसके आगे कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई नई बात नहीं करूंगा जो मैंने पढ़ाया था। ठीक है, आ रहे हैं क्वेश्चन की ओर। पहले शुरुआत के 1 से 10 क्वेश्चन कुछ आपको थोड़ा बहुत कहीं पे नंबरिंग का फर्क लगेगा, लेकिन ले देके आज हम 30-40 क्वेश्चन तो कम से कम कर ही लेंगे। ठीक है, देखते हैं आगे। तो आप नंबरिंग पे मत जाना, कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो मैं ऑटोमेटिकली देख लूंगा, उन्हें स्किप कर दूंगा। ठीक है, द xt graph of a particle performing simple harmonic motion is shown in the figure. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second. अगर आप ध्यान से देखो तो ये टाइम की एक्सिस दे रखी है और ये x की एक्सिस दे रखी है। x यानी कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम दी मीन पोजीशन। इसका कहने का मतलब है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल 0 पोजीशन पे था, जैसा कि हम ऑलमोस्ट मानते हैं। तो ऐसे तरह के पार्टिकल के लिए जो कि अपनी यात्रा x इज इक्वल टू 0 से चालू करता है, जिसको हम जनरली y कहते थे उस समय डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए, ये हमारी इक्वेशन बनती थी। ये y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t भी हो सकती है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि एसएचएम हमेशा साइन कर्वी हो, वो साइनसोडल होता है जिसमें कॉस भी आ सकता है। तो उस समय की बात ये होगी कि वो अपनी यात्रा अपने मैक्सिमम से चालू कर रहा होगा, क्योंकि पेंडुलम दो तरह से आप रख सकते हो। जैसे आपने बोला कि यहां से जा रहा है ऐसे करके, जब आपने t इज इक्वल टू 0 पे देखा वो यहां था, फिर ऐसे घूम रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने t इज इक्वल टू 0 पे देखा वो ऑलरेडी मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड है। तो जब वो मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड होगा तो इस तरह की कंडीशन आएगी, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पर अगर आप देखो तो उसने अपने मैक्सिमम को अचीव किया है। तो उस समय फिर इक्वेशन y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t बनेगी, क्योंकि जब आप t की वैल्यू 0 डालोगे तो आपको y a मिलेगा, सही बात है। यहां t की वैल्यू 0 डालो आपको y 0 मिलेगा, सही बात है। आप मेरी बात एक समझ गए होंगे, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में लिंक करेगी, इसलिए यहीं से मैंने बताते हुए चल रहा हूं। गॉट इट? आगे बढ़ रहे। तो कुल मिलाकर के सर ये बात कहना चाह रहे हैं कि ये बताओ कि xt ग्राफ ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगा पार्टिकल का t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। और एक्सेलरेशन निकालना हमें आता है, क्योंकि एक्सेलरेशन को हम a से निकालते हैं, हम बोलते हैं कि माइनस का ओमेगा स्क्वायर y इसका आंसर होता है। y यानी कि अभी के केस में उसको x बोला गया, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये बोल रहे हैं कि एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। अब आप 2 सेकंड पे फटाफट से निकाल सकते हो कि y 2 लिख रहा हूं यहाँ पे समझाने के लिए कि 2 सेकंड पे है, तो 2 सेकंड पे इसकी वैल्यू होगी a sin ओमेगा 2, क्योंकि t के प्लेस पे 2 रख दिया। तो कुल मिलाकर मेरे पास जो y एट 2 सेकंड निकल रहा है, a की वैल्यू अगर आप देखो a होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। आपको दिख रहा होगा इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां तक हुआ है, ये यानी कि 1 का है, और नीचे भी -1 का, तो -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। इसका मतलब सीधा सा a इसका 1 है। रही बात साइन की और ओमेगा की, ओमेगा कैसे निकालते हो सर? ओमेगा बहुत सिंपल चीज होती है, 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है। कैपिटल टी मतलब टाइम पीरियड होता है, और ये कंप्लीट साइकिल दिया हुआ है साइन का आपको। तो आप एकदम समझ सकते हो कि यहां से यहां तक का t/4 टाइम, यहां से यहां तक का नेक्स्ट t/4, यहां से यहां तक का नेक्स्ट t/4 और यहां से यहां तक का नेक्स्ट t/4, यानी कंप्लीट t टाइम हुआ है यहां से यहां तक में। इसका मतलब वो 8 गिवन है, तो इसका मतलब सर ये हो गया कि 2 पाई बाई 8, क्योंकि 8 सेकंड इसका टाइम पीरियड है। तो कुल मिलाकर के चीजें आई थिंक क्लियर हो चुकी हैं कि हमें जो y2 निकालना था वो हो गया, y2 इक्वल टू 1 तो 1 रहा, साइन ओमेगा 2 ओमेगा था 2 ओमेगा, और ओमेगा के प्लेस पे आप यहां डाल सकते हो कितना, 2 पाई बाई 8। यू कैन नाउ इजीली सॉल्व इट।
ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो कुल मिलाकर इसका आंसर 1 आया, यानी डिस्प्लेसमेंट 1 हुआ है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे 1 का डिस्प्लेसमेंट है। वैसे इतना ज्यादा जरूरी नहीं था मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वे में समझाने के लिए किया, वरना फिगर देख के एकदम समझ सकते थे कि t इज इक्वल टू 2 पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, आपको एकदम समझ में आता कि 1 का है, आप डायरेक्टली कर सकते हो जब एग्जाम में बैठे हो, लेकिन अभी चीजें मैं समझा रहा हूं ताकि आप क्रॉस वेरीफाई कर सको। a इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 2 पाई बाई 8, तो 2 पाई बाई 8 का स्क्वायर, और y तो ऑलरेडी 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस माइनस रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर 64, 4 16 आर, तो कुल मिला के माइनस का पाई स्क्वायर बाई 16, और क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, इसका मतलब ये होगा। इन सब में ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन सी और डी मिलते जुलते हैं, लेकिन अगर हमें मिलते जुलते नहीं है, डायरेक्शन का फर्क है, तो आपको दिख रहा होगा कि हमें कितना फर्क होता है। हमने एकदम समझा था कि इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो यहां पर लगा हुआ है नेगेटिव, इस नेगेटिव का मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझ गए आप। तो मेरा उद्देश्य रहेगा कि हम चीजों को समझते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़े, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया और कुछ समझ हमारी बनी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग, आप देखते हुए चलना कौन सी गियर में आया है तो उससे आइडिया लगता रहेगा। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज, वाइब्रेशन कुछ नहीं होता, काइंड ऑफ एसएचएम ही होता है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है। यानी ऐसे ऐसे करके आप एसएचएम परफॉर्म करते हो किसी दो एक्सट्रीम के बीच में, उसी तरीके से वाइब्रेशन भी होता है, लेकिन उसके एम्पलीट्यूड छोटे और जो स्पीड होती है वो तेज होती है, फ्रीक्वेंसी तेज होती है, बस इतना ही होता है। तो मोर और लेस एक ही बात समझो आप। एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब एवरेज वेलोसिटी हम सभी शायद जानते होंगे कि एवरेज वेलोसिटी जब भी आपको निकालनी है तो आपको नेट डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि आपकी बॉडी ने डिस्प्लेस कितना किया और टोटल टाइम टेकन कितना हुआ। लेकिन मुझे वह बताओ, ये बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिंग इन अ वन कंप्लीट वाइब्रेशन। जब आप एक कंप्लीट वाइब्रेशन की बात कर रहे होते हो तो आपको याद होगा कि कोई पार्टिकल यहां से अगर यहां गया ए डिस्टेंस तक, फिर वो यहां से यहां रिटर्न हुआ ए डिस्टेंस, फिर वो यहां से यहां गया ए डिस्टेंस, और फिर वो यहां से यहां रिटर्न हुआ ए डिस्टेंस। क्या ये पार्टिकल जब फाइनली अपनी पॉइंट ओ पे पहुंचा इसने कोई नेट डिस्प्लेसमेंट किया? नहीं सर, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। या फिर साइनसोइडल कर्व से भी आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि यहां से यहां तक की यात्रा आने पे वो वापस वहीं पहुंच गया जहां पर वो था। ऐसा मत सोचो कि यहां पर ये वो है, नहीं, ये एक कंप्लीट साइकिल होता है, क्योंकि इसके बाद पार्टिकल इसके बाद ये कर्व अपने आप को रिपीट करता है, ना कि इसके बाद। ध्यान रखें, हिंट दिया मैंने, किसी को अगर कंफ्यूजन होता था, अदरवाइज ले लो उसे, अदरवाइज में ले लो। तो कुल मिलाकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि नेट डिस्प्लेसमेंट किसी भी एसएचएम के दौरान चूंकि 0 होता है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी ऑब्वियसली 0 होनी चाहिए। स्पीड नहीं बोला, स्पीड बोलते तो फिर हम डिस्टेंस वगैरह से हिसाब किताब लगाते हैं। आपको अगर मैं क्वेश्चन दूं कि डिस्टेंस बताओ कितना, एवरेज स्पीड कितनी होगी बताओ, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल एवरेज वेलोसिटी तो सर 0 होगी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप सीधे इसका आंसर डी करके आगे बढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, आपने प्लीज कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन 1 क्या 5 कैसे आया। कुछ क्वेश्चंस को मैंने हटा दिया क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं आ पा रहे थे। हटाया मतलब पीछे डाल दिया मैंने उन्हें, तो इसलिए मैंने पहले ही कहा था आप सीक्वेंस पे मत जाना। देखो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय दिस। अब देखो, y इज इक्वल टू a नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी। पूछ रहे हैं कि इस बारे में आप ये बताओ कि एम्पलीट्यूड कितना होगा इसका। देखो, एक प्रॉपर फिक्स्ड टाइप क्वेश्चन है, जरा समझो कैसे करना है। इसमें जो भी साइनसोइडल कर्व्स हैं, यानी कि जो ए और जो साइन और कोसाइन में टर्म्स दिए गए हैं, उन्हें एक तरफ रखो। जो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि ए नॉट इज अ कांस्टेंट टर्म, वैसे स्पेशली बोला नहीं गया, लेकिन जनरली ए नॉट टाइप की चीजें कांस्टेंट ही होती है। वैसे बोल नहीं ना, लेकिन मैं इसका आपको अर्थ समझा सकता हूं। इसका अर्थ ही है कि ये जिस भी तरह का मोशन हो, लेकिन अगर आप एक बारी के लिए इसमें t इज इक्वल टू 0 रखो, मैं ऐसे रफली बोल रहा हूं, रफली बोल रहा हूं। देखो, अगर आप एट t इज इक्वल टू 0 देखोगे तो y कितना निकल रहा है, a नॉट। तो ये देख के भी थोड़ा हल्का हल्का लग रहा था, और मैथ्स भी कह रही है कि असल में जब टाइम 0 है तो पार्टिकल ऑलरेडी मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस्ड है a नॉट डिस्टेंस तक। ये समझाने की कोशिश हो रही है। तो a नॉट इज नथिंग बट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अच्छा, ये बोल रहे हैं कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम। ठीक है, लेकिन ये एसएचएम एग्जीक्यूट तो कर रहा है, लेकिन जब हमने इसे ऑब्जर्व किया तो ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है। फॉर एग्जांपल, पेंडुलम जब घूम रहा है, तो जब आपने ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वर ने, तो जरूरी नहीं है वो यहीं पर हो या यहीं पर हो, वो कहीं भी रैंडमली हो सकता है। मान लेते हैं यहां पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन जो है वो इस बारी में a नॉट है गिवन। तो आप ऐसे कंडीशंस में क्या क्या करो, आपको अगर एम्पलीट्यूड टाइप की चीज निकालनी है, उस कांस्टेंट टर्म को जो कि डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन, उसको इधर ले आओ। अब आपके पास बचा a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी।
अब आप एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बना रहे हो, क्योंकि देखो y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ए नॉट क्या है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। तो आप इन दोनों में से कुछ घटा के नेट रिजल्ट जो आएगा उसे y डैश कर लो, अपना नेट रिजल्टेंट हो गया आपका। ये नेट रिजल्टेंट मतलब जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे ये मान लेते हैं ये मीन पोजीशन है, जरा समझना, यहां से यहां तक का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं ए है, लेकिन पार्टिकल ऑलरेडी यहां पर मौजूद है, ए नॉट डिस्टेंस पर ऑलरेडी मौजूद है, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए नॉट है, ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर हमें किसी भी पोजीशन को निकालना है, जैसे समझो कि यहां पर पार्टिकल की रैंडम पोजीशन है, मान लेते हैं वाई, जो ऊपर दिखाई गई है किसी भी टाइम टी में, तो हमने क्या किया, इस टोटल वाई में से अगर इस डिस्टेंस को घटा दिया तो हमें ये चीज मिल रही है, ये चीज। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को ही मीन पोजीशन मानकर काम कर रहे हैं, ऐसा रफली समझा जा सकता है। फिलहाल अगर मैं इसे क्वेश्चन को सॉल्व करूं यहां पर जो दिया गया है, तो मुझे अब ये कुछ इस तरह की चीज मिलेगी। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ इस पर काम करना है, मुझे असल में देखा जाए तो वाई डैश की मैक्सिमम वैल्यू बतानी कि कितनी हो सकती है, यानी वाई डैश मैक्सिमम कितना हो सकता है, जितना वाई डैश मैक्सिमम होगा दैट विल बी माई रिजल्ट, क्योंकि वही एम्पलीट्यूड होने वाला है। और ये ना मैथ्स का एक बेसिक फंडा होता है, इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज मत करें, मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूं। मैथ्स में एक बहुत बेसिक सी चीज होती है, वो कहती है कि जब भी आपको कभी ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा टाइप की चीज मिलेगी, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत करना, मैथ्स वाले भी इस चीज को वैसे याद ही कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई एक बारी के लिए वाई के बराबर है, तो कोई बोलेगा इस y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी जब ये इस तरह से दिया गया है, a sin थीटा और b cos थीटा। ध्यान रखें ये थीटा और ये थीटा सेम होनी चाहिए, और वो साइन और वो cos होना चाहिए, और उनके आगे वाले टर्म्स सेम हो, ये जरूरी नहीं है, जैसे a और b अलग अलग हैं। इस केस में जो y की मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैथमेटिकली डिराइव किया जा सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता उसकी जरूरत फिलहाल है यहां पर। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? ये होता है सर, अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो यही वैल्यू विद नेगेटिव साइन हो जाती है। यानी मैं अगर दूसरे और सरल शब्दों में आपको मैं कहूं इस बात को, तो ये सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि जो y होगा इट इज लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन स्क्वायर रूट एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि y की वैल्यू जो हो सकती है वो सबसे कम इतनी हो सकती है और सबसे ज्यादा इतनी हो सकती है। हमें असल में अगर आप दूसरे सरल शब्दों में समझो तो आपको ये पता चल गया कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड पूछा गया तो हम नेगेटिव वगैरह को कंसिडर नहीं करके हमें सिर्फ निकालना है a का स्क्वायर और यहां पर b का स्क्वायर, ठीक है, दैट विल बी द रिजल्ट ओनली, दिस विल बी द रिजल्ट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि इसका आंसर इनमें से अगर आपको दिख रहा है ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हेलो, हैव यू गॉट माय पॉइंट? क्या आपको मेरी बातचीतें समझ में आ पा रही हैं थोड़ी बहुत? आप एनालाइज करो, मैंने आपको फिगर वगैरह कुछ दिखाया उससे भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। मैं ज्यादा नहीं जा पाऊंगा वहां पर, अगर किसी को क्यूरियोसिटी हुई है थोड़ा सा अंदर जाके देखो, क्योंकि मैं हिंट दे देता हूं ऐसी बातों के लिए कि वो क्यूरियस है अगर, ठीक है, अदरवाइज सारी बातें बता रहा हूं। द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवोल्यूशंस आर इंडिकेटेड इन द फिगर। सेंस ऑफ रिवोल्यूशन मतलब कि एंटी क्लॉक जा रहा है, क्लॉक जा रहा है, तो क्लॉकवाइज जा रहा है, आपको दिख रहा होगा मूवमेंट। और क्या क्या बोल रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि यहां कहीं से उसकी यात्रा शुरू हो रही है, t इज इक्वल टू 4 सेकंड, ये t कैपिटल T टाइम पीरियड को बता रहा है, यानी इसका कंप्लीट टाइम पीरियड 4 सेकंड का है, यानी कि कंप्लीट यहां से यहां पूरा घूमने में 4 सेकंड लगाता है। तो रफली हम समझ सकते हैं कि एक क्वाड्रेंट को पूरा करने में वो 1 सेकंड लगाता हुआ, कोई पूछ नहीं रहा लेकिन ऐसे ही बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका रेडियस 3 मीटर है, तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि इसका एम्पलीट्यूड 3 मीटर होगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने मेरा लास्ट लेक्चर कॉन्सेप्ट वीडियो देखा था वो समझते हैं कि एसएचएम आता कहां से, सर्कुलर मोशन बाहर होता है और अंदर यहां पर एसएचएम होता है। अगर आपने लास्ट टाइम देखा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन इस बारी में एक फर्क है, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था वो क्या था, अगर आपको थोड़ा मैं याद दिलाऊं, ज्यादा याद नहीं दिलाऊंगा, हल्का सा याद दिलाऊंगा ताकि रेफरेंस आ जाए। पिछली बार हमने ऐसे पढ़ना चालू किया था, अगर आपको याद होगा, मैंने माना था t इज इक्वल टू 0 यहां पर है, अगर आपको याद हो, क्विकली बता देता हूं फटाफट। ये यहां पर a बोला था, ये ओमेगा t था, ये यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, ये इसका प्रोजेक्शन यहां आया था तो ये y था, उस हिसाब से ये y हो गया था, और कुल मिला के मैंने y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t निकाला था। आपको याद होगा, वो वाली बात मैंने रिपीट कर दी। लेकिन अभी वाले केस में उन्होंने जानबूझ के गेम खेला है, क्योंकि इससे ज्यादा वो खेल भी नहीं सकते थे। उन्होंने इस बार क्या किया, उन्होंने इस बार कुछ नहीं किया, पार्टिकल को इधर से घुमाने लग गए, यानी कि इस बार उन्होंने पार्टिकल को एक्स एक्सिस में न रखकर इनिशियली यहां पर पॉइंट आउट कर दिया इस जगह पे। यानी कहने का मतलब यह है कि अब वो जब यहां पर आएंगे तो कहीं ना कहीं एंगल मेजरमेंट यहां कहीं से करना ज्यादा बेटर रहेगा, तो उस हिसाब से ये ओमेगा टी हो जाएगा इस बार, और इसका प्रोजेक्शन इस बार ये आ रहा है यहां पर इस तरीके से, तो वाई वाई रहेगा। तो अगर आप देखोगे ये ए रहेगा, इस बार रिलेशन कॉस का बन रहा है, अगर आप बुरा न माने तो वाई बाई ए बराबर कॉस ओमेगा टी बन रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे वाई बराबर ए कॉस ओमेगा टी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने इस बात का हल्का हल्का जिक्र किया था। अब आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ओवरऑल समझो।
सर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये इक्वेशन साफ साफ बोलना चाह रही है कि एट t इज इक्वल टू 0 पर y 0 है। क्या सच बात है? आप देखिए सर, t इज इक्वल टू 0 पे y 0 है। बिल्कुल सर, क्योंकि इस y की पोजीशन क्या यहीं पर है जब ये पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पर मौजूद था। यानी अगर पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर है तो उसकी पोजीशन यहां दिख रही है। देखो ये भी कह रही है, मैथ्स भी कह रही है। लेकिन अगर आप इस केस में देखो, ये t इज इक्वल टू 0 पे हमने ऑब्जर्व किया वो यहां पहुंचा हुआ है, यहां यानी कि y कितना है, मैक्सिमम है यानी a है। और मैथ्स क्या सही बात कह रही है? सर मैथ्स भी कह रही है कि इफ t इज इक्वल टू 0 तो आप देखो y कितना आ रहा है, cos 0 1 होता है तो a 1 a आ रहा है और दिख रहा है मैथमेटिकली। अगर मैं पूरी बात को समराइज करूं तो सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि अगर पार्टिकल ऑलरेडी मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड है 0 सेकंड पर तो इसका मतलब ये इक्वेशन लिया जाना बेटर है। और अगर पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 पे मीन पोजीशन पे बैठा हुआ है तो ये इक्वेशन विल बी बेटर, ये इक्वेशन विल बी बेटर। अगर इसके अलावा कुछ है, वैसे ऐसा होगा नहीं, ज्यादा कंफ्यूज मत करो, तो ओमेगा टी में कुछ फाई जोड़ दो ऐसे करके, अदरवाइज के लिए चक्कर मत लो। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे तो आप एकदम समझ पा रहे हो कि ये क्वेश्चन जो डील करेगा वो कौन सी क्वेश्चन में करेगा। इट विल डील विद दिस y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t के साथ। क्यों? क्योंकि आप क्रॉस चेक कर सकते हो, एट t इज इक्वल टू 0 पे आप देखो y a आ रहा है और सच में y a ही है। हेलो, y a ही है। a मतलब इस बारी में एम्पलीट्यूड जो कि 3 मीटर है। आई थिंक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इस बारी में निकालना क्या है सर, पहले वो कंफर्म कर लें। बोलने द प्रोजेक्शन, इस बार y निकालना है, बेसिकली जो मैंने लिखा हुआ वही निकालना है। तो कुल मिलाकर ये निकालने के लिए मुझे a चाहिए। a साफ साफ दिख रहा है 3 है, क्योंकि a इज नथिंग मोर देन अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। cos ओमेगा पता है? नहीं पता सर, 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है। अगर आप बुरा ना माने कैपिटल टी को मैं 4 लिख दूंगा क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा टाइम पीरियड। ये हो गया। तो आप समझ पा रहे होंगे कि y की वैल्यू आ रही है 3 cos और ये हो जाएगा पाई बाई 2t। तो कुल मिलाकर इट इज समथिंग लाइक पाई t बाई 2 और इस तरह की कुछ चीज आएगी। अब देखो इसके बगल में t इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ t, इसलिए ऐसा लिख दिया। इन सभी में मुझे अगर ऑप्शन दिख रहा है, मैं थोड़ा ध्यान से देखना चाहूंगा कि गलती ना हो, मुझे ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है। दिस इज द राइट आंसर। मीटर में होगा, क्यों? क्योंकि ये चीजें मीटर में दी गई है एम्पलीट्यूड, तो इट मस्ट बी इन मीटर में होगा। आई थिंक यू हैव गॉट इट। अब ये क्या है ना, वही हुआ, कुछ भी नया नहीं हुआ, बिल्कुल वही हुआ, लिटरल काम हुआ है। आप समझ ही गए होंगे क्योंकि इसका जो जनरल फॉर्म है वो मैंने नीचे दिखा दिया, यही तो है इसका जनरल फॉर्म। बस ओमेगा की वैल्यू डाल दी क्योंकि टाइम पीरियड गिवन था, और क्या किया नया? कुछ भी तो नहीं किया सर। बस कंफ्यूजन यही होता है बच्चों को कि साइन कहां गया, कॉस कहां गया। वो मैंने आपको शायद समझा पाने में मैं सफल रहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है और छोटी सी चीज होती है, ज्यादा बड़ी बड़ी होती भी नहीं। A particle executes a linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 cm when the particle is at 2 cm from the mean position. The magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration. Then its time period of the second. Time period in second is. देखो फिजिक्स जब हम पढ़ रहे ना, मैं आपको बताऊं, देखो आप कुछ भी देख लो कि कैसे पढ़ें फिजिक्स, ये कैसे करें, कैसे नीट में 3 नंबर लाएं, उनसे कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस का गेम होता है। प्रैक्टिस मतलब रटना नहीं होता, ध्यान रखना। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये कहना चाह रहा हूं कि जो एक क्वेश्चन बना हुआ है ना, इसके पीछे एक स्टोरी है, उस स्टोरी के आधार पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हो? आप बता दो कि ग्वांगझो की वाइफ का नाम क्या था, आप बता दोगे मुझे? नहीं बता पाओगे। राजा दशरथ की पत्नियों के नाम बता दोगे आप, कितनी थी? आप बता दोगे शायद। ग्वांगझो की पत्नियों के नाम आप नहीं बता पाओगे क्योंकि आपने ग्वांगझो की कहानी नहीं सुनी, राजा दशरथ की कहानी आपने सुनी है। तो बस वही बात यहां पर मैं कहना चाहता हूं। अगर जब क्वेश्चन आ रहा है वो हमें, अगर हम उस पर कुछ नहीं कर पा रहे, इसका एक ही मतलब है कि हम उसकी कहानी को नहीं जानते। और इस क्वेश्चन की कहानी एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते हमें एनालाइज करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते रहते हो वैसे वैसे माइंड में प्रोसेसिंग अपने आप होती है, आप कुछ करते भी नहीं, अगर आपने कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा डिवोटी होकर टाइम दिया है। देखो क्वेश्चन, अ पार्टिकल executes linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 cm। पहले मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इतना दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड इतना है। When the particle is at 2 cm from the mean position। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो हमारी लैंग्वेज में इस चीज को y कहते हैं, मैं फिगर में दिखा दूंगा आपको। The magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration। यानी जब ये होता है at that time इसकी velocity जो होती है ये इक्वल है इस पे जो acceleration है उसके, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है उस समय, velocity का भी और acceleration का भी। किस समय? y is equal to 2 के समय। Then its time period is। अब देखो बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी है। ये सेकंड वाली जो लाइन है y is equal to 2 सेकंड, इसने बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया। अगर मैं आपको थोड़ा चीजें इजी करूं तो मैं आपको बनाकर दिखाना चाहूंगा। देखो कुल मिलाकर ये एक मीन पोजीशन है और यहां पर कहीं पर इसका एम्पलीट्यूड होगा, यहां पे कहीं पे एम्पलीट्यूड होगा। ये कह रहे हैं कि ये एक एम्पलीट्यूड हो रहा है, एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी रेक्टिलिनियर टाइप मोशन है। देखो आप कंफ्यूज मत करना क्योंकि लीनियर टाइप मोशन है और 3 इसका एम्पलीट्यूड है, तो मैं इसे 3,0 कह रहा हूं। इससे कोई लेना देना नहीं अपने क्वेश्चन का, नहीं भी लेता तो भी चलता, ऐसे समझाने के लिए बोल दिया। क्योंकि लीनियर टाइप है तो एक्स एक्सिस टाइप की मान लो, तो 3 डिस्प्लेसमेंट यहां 3 डिस्प्लेसमेंट यहां, यही एसएचएम हो रहा होगा।
ये मुद्दे की बात नहीं, मुद्दे की बात ये है कि जब ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड था कितना 2 सेंटीमीटर, यानी अगर ये ओरिजिन होगा उस हिसाब से, तो अगर ये यहां कहीं पर 2 सेंटीमीटर समझ लो एक बारी के लिए, तो जब ये यहां पर मौजूद है, यानी कि ये y, इसे मैंने y कहा क्योंकि y क्या, अ वेरिएबल थिंग, पार्टिकल की पोजीशन किसी भी टाइम इंस्टेंट पे कहां पे मौजूद है, तो ऐसे जलता हुआ जा रहा था वो 3 तक, लेकिन 2 पे ही जब वो पहुंचा तो इन्होंने ऑब्जर्व किया, कुछ क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस समय जो इसकी वेलोसिटी एट y = 2 समझाने के लिए वो सेम है एक्सेलरेशन एट 2, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी पॉइंट टू पॉइंट बदलता है इस मोशन के दौरान। इस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर इधर की ओर जाते जाते कम कम होती रहती है, और एक्सेलरेशन यहां पर 0 है लेकिन इधर की तरफ जाते जाते मैक्सिमम होता रहता है। उसकी कहानी को मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। इस चीज में सिर्फ इतना ही बोला जा रहा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको समझ होनी चाहिए कि हर पॉइंट पर अलग अलग होंगे। तो y = 2 सेकंड पे कुछ तो होगा वेलोसिटी और कुछ तो होगा एक्सेलरेशन, होगा सर, वो कह रहे हैं वो दोनों इक्वल है। तो बस इस कंडीशन को फुलफिल कर दो ना। आप क्या इतना नहीं कर सकते कि हम वेलोसिटी निकाल दें एट y = 2, समझाने के लिए कर रहा हूं, सिमिलरली एक्सेलरेशन निकाल दें एट y = 2, तो ये दोनों इक्वल है, मैं नहीं कह रहा। अब देखो वेलोसिटी के आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, इन टर्म्स ऑफ टाइम भी है, इन टर्म्स ऑफ y भी था, ये याद करने वाली बात नहीं है। वेलोसिटी = a ओमेगा cos ओमेगा t कैसे निकला था, कहानियां गुजर जानी चाहिए आंखों के सामने से, नहीं गुजर रही तो कुछ गलती कर रहे हो आप, नहीं पढ़ के आरके पिछला लीजिए, आप शॉर्टकट मार रहे हो उसका मतलब। अदरवाइज वेलोसिटी का एक दूसरा फॉर्मूला भी है सर, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बहुत अच्छे अच्छे डिस्कशन किए थे मैंने, अगर आपको याद हो तो। आपको याद होगा ω√a² - y², ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो सिंपल इन टर्म्स ऑफ y पे ही हमने ज्यादा फोकस किया था, और आपको याद होगा ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो बेसिक डेफिनेशन देता है एसएचएम की। और नेगेटिव रखने का मुझे नहीं लगता भी कोई सेंस है, क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड से इक्वल है, डायरेक्शन वगैरह से हमें कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, समझ रहे हो सर। तो अगर आप देखेंगे ये कट गया, यहां पे a² है, a गिवन है सर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, y² सर एट 2 सेंटीमीटर पे बातें चल रही है, इसका मतलब इट शुड बी लाइक दिस। और ये ओमेगा, और ये 2 सेंटीमीटर पे बातें चली है, 9 5 √5/2 ओमेगा आ गया, ये यहां पे लिख देता हूं ओमेगा। और ये क्या होगा सर, ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड टाइप की चीज, और क्यों होती है, क्योंकि ओमेगा बराबर 2π/T होता है, क्योंकि ओमेगा बराबर 2π/T होता है, और 2π यानी रेडियन में और t यानी सेकंड में, इसलिए इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड होगी, ये आपको दिख रहा होगा। लेकिन मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था इट्स टाइम पीरियड ही निकालना है ना इवेंचुअली, तो t = 2π/ω हो गया। सो नाउ यू नीड टू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर, 2π अपॉन √5/2, मतलब बाई 2 मतलब वो ऊपर चल जाएगा, तो बेसिकली इट इज लाइक 4π/√5 और सेकंड होगा, है ना। तो उस हिसाब से आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ बढ़ाते हुए चलो। हर क्वेश्चन में एक डेवलपमेंट होना चाहिए आपकी सोच का, आपको कुछ क्वेरीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि अरे यार मैं तो ऐसा सोचता था, अच्छा ये ऐसे होता है। एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन करते समय। सर आइंस्टाइन एक बार जब बर्लिन पहुंचे थे, जब उनको वहाँ के बड़े अधिकारी ने, जब उन्हें पता चला कि यार आइंस्टाइन हमारे वहाँ आए हैं तो इन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनसे अपना एक असिस्टेंट भेजा गया कि पूछ के आओ आपको क्या क्या चाहिए, डिजिटल बोर्ड चाहिए, क्या चाहिए, स्मार्ट बोर्ड चाहिए, पेन टैब चाहिए, एप्पल का मैक चाहिए, क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे वहाँ पे कुछ आप चौक वगैरह, कुछ एक ब्लैक बोर्ड वगैरह लाकर आप मेरे लिए रख दो। क्योंकि आइंस्टाइन का मानना था, सर आइंस्टाइन का मानना था, क्योंकि फिजिसिस्ट के लिए कुछ नहीं है, एक उसका दिमाग है और एक उसके पास बस एक काम करने के लिए उसको चाहिए पेन वगैरह थोड़े बहुत उसके लिए, बाकी प्रोसेसिंग तो सारी दिमाग में होती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए हमें, कोई हमें हाईफाई गैजेट्स वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, बस वही सारा का सारा काम यहाँ पर भी हमारे साथ है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूट, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है क्योंकि इसकी शक्ल बोल रही है कि इंपॉर्टेंट है, और इसी शक्ल को देखते हुए एग्जामिनर ने इसे 2015 में पूछा था। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी एट डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजीशंस आर बी। क्लियर हो जानी चाहिए सर स्टोरी, एकदम क्लियर, क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ना, जब तक आप इसको पढ़ो, तुरंत पढ़ते पढ़ते अगर समझ नहीं आ रहा, मैं फिर कहूंगा आप गलती कर रहे हो कुछ, अगर पढ़ते पढ़ते समझ नहीं आ रहा। अगर आप मेरे से, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप इधर देख के बोल दो क्वेश्चन क्या था। मैं फिगर्स की बात नहीं कर रहा कि वो एग्जैक्ट याद हो, लेकिन इतना और रफली कि सर ये कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल है, वो x1 डिस्टेंस पर कुछ वेलोसिटी रख रहा है v1 टाइप की, x2 डिस्टेंस पर कुछ v2 टाइप की, एक जनरल टाइप क्वेश्चन बन रहा है, ऐसा ही है। अब पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। तो ये दो इंफॉर्मेशन देने के कारण वो हमसे पूछ रहा है इसका टाइम पीरियड बता दो। अगर मैं आपको दिखाऊं ये बोलना क्या चाह रहे हैं, वैसे इतनी ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है डायग्राम में, लेकिन फिर भी स्टिल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर पार्टिकल कभी मान लेते हैं x1 डिस्टेंस पे मौजूद है, अगर मैं इसे x एक्सेस टाइप की मान लूं और इसे a,0 और a-a,0 हो जाए समझने के लिए, क्योंकि एसएचएम है, तो ये उस हिसाब से अगर x1, 0 इस पर्टिकुलर जगह पे इसकी वेलोसिटी v1 है,
और ऐसे ही किसी डिस्टेंस पे होगा, लेट अस से वो इस डिस्टेंस पर है x2 पर, और x2 पर इनका मानना है कि इसकी वेलोसिटी है v2, तो देन दे आर सेइंग व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर दिस गिवन सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM के लिए कितना टाइम पीरियड होगा। हम जानते हैं सर, हम जानते हैं कि टाइम पीरियड निकालने के लिए जो चीज काम आती है, दिस इज नथिंग मोर देन दिस 2π/ω। सो बेसिकली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ ओमेगा चाहिए। हाउ वी कैन गेट इट, हमें ओमेगा कैसे मिलेगा? तो हम कुछ नहीं करेंगे सर, हम स्टार्टिंग से आएंगे, हम बोलेंगे हमें वो करना है जो पहले दिया हुआ। हमें दिया हुआ है कि वेलोसिटी का देखो जनरल फॉर्मूला हम जानते हैं कि होता है ओमेगा वाई स्क्वायर नहीं, ए बड़ा होता है इसलिए ए स्क्वायर, आराम से याद रहता है फॉर्मूला, याद उसको रहेगा जो याद कर रहा है। हमने याद नहीं किया भाई, हमने समझ के निकाला हुआ इसे, इसलिए आपको के सामने तुरंत आ जाती चीजें। ये होता है इन जनरल। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर v1 जहां पर है वहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, मीन पोजीशन से x1 पर है वो, ऐसे ही कर कर अगर हम वेलोसिटी 2 की बात करें तो दिस इज समथिंग लाइक a² - x2² टाइप की चीज है, अगर आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। बस हमें अब यहां से कुछ नहीं करना, कहीं ना कहीं देयर इज अ नीड ऑफ ओमेगा। अगर आप ओमेगा को अब देखो, क्योंकि एक SHM के लिए ओमेगा बदलता नहीं रहता, इसलिए दोनों के लिए ओमेगा सेम है, एम्पलीट्यूड बदलेगा नहीं, वो सेम है, बस बदलने वाली चीज जो थी x1 x2 थी, जिसके कारण वेलोसिटी बदल रही थी। अब हमें ओमेगा निकालना है, तो हम कैसे निकालें, बस हमें यही अब थोड़ा सा देखना है, ठीक है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं। वैसे देखो मुझे ना एक कहीं ना कहीं मुझे एक ऑप्शन से भी हिंट मिला, ऑप्शन में मुझे v1² दिखा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि ऑप्शन कौन सा है इसका सही में, लिटरली गॉड स्वेयर मुझे नहीं पता कि इसका आंसर कौन सा है, लेकिन मुझे एक आइडिया लग गया रफली बात करते करते आपसे कि स्क्वायर करेंगे वेलोसिटी का तो कुछ फायदा हो सकता है, क्योंकि इसका स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर मैं दोनों तरफ करूंगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं इसका स्क्वायर मुझे कहीं ना कहीं फायदा नजर आ रहा है कि उसका स्क्वायर रूट कट जाएगा और उसका स्क्वायर भी हो जाएगा। तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया फिलहाल, अभी सिर्फ इतना किया, अभी मैंने इतना किया। अब मेरी पूरी नजरें टिकी हुई है ओमेगा निकालने पे। अब मैं बोल रहा हूं यार ओमेगा को मैं निकालूं कैसे, अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो ओमेगा गायब हो जाएगा, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा हाँ, अगर मैं माइनस करता हूं तो ओमेगा गायब नहीं होगा। देखते हैं, ठीक है, आपसे क्या छुपाना है, लेकिन मेरी हल्की सी नजर पता नहीं क्यों ऑप्शन पे पड़ गई यार, ठीक है, पता नहीं क्यों, मैं इसे चीटिंग मानूं क्या, देख लेना यार अब जो भी है, ठीक है। फिलहाल ये, क्योंकि इससे मुझे बहुत सारे फायदे होते हुए नजर आए कि एक तो ए सीधे कट रहा ये, और बाकी देख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, यहां बचा मेरे पास माइनस का, अरे प्लस का हो गया, तो बेसिकली x2² - x1²। हेलो, सो फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स व्हाट विल आई गेट इज, मुझे मिला ओमेगा बराबर v1² - v2² x2² - x1² इन स्क्वायर रूट। अगर आप देखेंगे हाँ ठीक है, तो मुझे t बराबर मिल गया सर 2π/ω, और ओमेगा में ये चीज ऊपर नीचे कर लो आप, तो कुल मिला के x2² - x1² अपॉन v1²। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो उम्मीदों से हटके हो गया पूरा। मेरी नजरें थी ऑप्शन ए पे या डी पे, मुझे लगा था उन दोनों में से कुछ होगा, लेकिन उन दोनों में से कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑप्शन सी है, और ऑप्शन सी बहुत अच्छी बात कह रहा है, x2 है लेकिन यहां v1 है पहले, और हमारा भी वही है, और इसमें कोई गलती नहीं है हमारी, हमें दिखा वो कैसे कैसे हुआ है। तो आई थिंक यू हैव गॉट इट। ये एक इजी क्वेश्चन था, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन था। अब मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा काम हो रहा है, एक सिंपल मैथमेटिक्स लग रही है, बहुत सिंपल मैथ्स, इतने हमें डेवलप करने अपने मैथमेटिकल स्किल्स। हाँ देखो ऐसा होता है ना, पहले चीजें समझो, प्रैक्टिस और हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और अगर आपने वो कर ली थोड़ी सी भी, अगर आपने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर अपने आप को लाए एक उसमें अलाइनमेंट में लाओगे ना, बहुत फायदा होगा। मैं समझ सकता हूँ आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको शायद लगता होगा कि मैथ्स में क्या डिफिकल्टी हो रही, कैसे सोचना है, कैसे करना है, लेकिन करके ही होगा। मुझे याद आता है जब मैं जैसे 10th में था तो बहुत सारी चीज़ें होती थी कि जब मैं 10th में नया नया आया था, मतलब तो मैथ्स की जब आती थी तो मुझे मैथ्स बड़ी अजीब, थोड़ा डर सा लगने लग गया था मुझे मैथ्स में शुरुआत में। लेकिन मुझे याद है यार, मैं अपने आप को उस चीज़ के लिए मतलब ग्रेटफुल हूँ उस प्रणव के लिए कि उसने उस समय थोड़ा सा ऐसा किया कि गिव अप टाइप का नहीं किया, और उसको ज़्यादा इतनी चीज़ें नहीं पता था। अगर आज की ऐसी चीज़ें होती शायद मैं खो जाता चीज़ों में कि यार ये करूँ वो करूँ वो करूँ। मुझे बस एक चीज़ दिखी कि यार एग्जाम है, एग्जाम में इसी बुक में से कुछ ना कुछ आएगा, और मैं उस बुक के क्वेश्चन को, मैं अगर कहूँ टू बी ऑनेस्ट, मैंने रटा भी क्वेश्चन को, लेकिन धीरे धीरे रटते समय फिर मुझे लगा कि मैं भूल रहा हूँ, इससे अच्छा उसके लॉजिक्स को समझना जरूरी होगा, अच्छा होगा। उस समय यूट्यूब वीडियोस ऐसे वगैरह कुछ खास नहीं चलते थे, खास क्या कुछ भी नहीं चलते थे, तो कुल मिला के खुद ही पढ़ना होता था जो भी है। तो उन्हीं से ना, उन्हीं तिलों से तेल निकालने वाली बात होती है, जो आपके पास अवेलेबल है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इसीलिए उसी पर लगे रहो जो कुछ आपके पास है, प्रैक्टिस करते रहो। जो मैं बता रहा हूँ, इतने क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इन्हीं पर प्रैक्टिस करो, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी एक एक बात को समझो, ध्यान से सुनो, होगा सब कुछ। अब आगे बढ़ते हैं। When the displacement represented by y is equal to this, ये y2 is equal to this, ये are superimposed, the motion is simple harmonic with ये, ठीक है। सुपर इम्पोज का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं ना, इसका मतलब क्या होता है, देखो एक बार मैं रफली समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखो
ये ना एक SHM हो रहा है, किसी पार्टिकल का SHM हो रहा है, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बना, मान लेते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट और उसके टाइम के बीच में ग्राफ बना। इसी इंस्टेंट पर हमने किसी दूसरे पार्टिकल का SHM ऑब्जर्व किया और उसका हमें कुछ इस तरीके का दिखा, मान लेते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखा। वो रैंडमली कुछ भी दिख सकता है, लेकिन मैंने थोड़ा जनरल माना है, थोड़ा सा उसे स्पेसिफिक कर दिया ताकि समझने में आता है। इसका मतलब ये होता है सर कि अगर सुपर इंपोजिशन की बात आती है तो कुछ नहीं करना होता। इस टाइम लेट्स से t इक्वल टू 1 सेकंड है, तो इस t इक्वल टू 1 सेकंड है, ऐसे ही मान लेते हैं ये t इक्वल टू फॉर एग्जांपल 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड पे ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कुछ y1 है। दूसरा वाला पार्टिकल यहां से अगर मैं इसे यहां दिखाऊं तो ये y1 है और उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां कहीं ना कहीं y2 टाइप का है, a1 a2 भी बोल सकते थे। तो कुल मिलाकर ये y1 और वो टोटल y2 मिलकर के नेट रिजल्ट देंगे, वो कितना होगा y1 प्लस y2, यानी उन दोनों को जोड़ के जो रिजल्ट मिलेगा वो यहां कहीं मिलेगा। आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इतना डिस्टेंस फॉर एग्जांपल समझ लो ये 3 है, फॉर एग्जांपल समझ लो 4 है, तो वो कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, 3 4, तो ये जो होगा दिस इज रिप्रेजेंटिंग y1 प्लस y, इसी को सुपर इंपोजिशन कहते हैं, सुपर पोजिशन कहते हैं। ये हर पार्टिकल पर हर टाइम इंस्टेंट पर वर्क करती है, यानी ऐसे ही करके जैसे यहां से यहां तक का कुछ डिस्टेंस है, यहां से यहां तक इसी टाइम पे उसका कुछ डिस्टेंस कुछ और है, इन दोनों को जोड़ के कुछ यहां मिला, ऐसे करके जो नया ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का लगभग होगा। इसे कहते हैं सुपर पोजिशन हो गया, दो पार्टिकल वेव्स का टाइप से समझ लो आप एक बार के लिए। तो वो वही, इसमें कुछ नहीं करना होता। इन शॉर्ट में आपको क्या करना होता है कि अगर पहला पार्टिकल इस तरीके की इक्वेशन रखता है, फॉर एग्जांपल उसका कुछ एक अलग होगा, इस पर्टिकुलर केस में फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, तभी वो दोनों के दोनों सेम टाइम पे पीक और सेम टाइम पे डेप्थ में जा रहे हैं, इसलिए ओमेगा को फिर भी सेम रहने देता हूं। तो ऐसे ही करके मान लेते हैं y1 पोजीशन थी इसकी पोजीशन y2 है जनरल, तो ये ऐसा बन गया। तो अगर हमें इस डॉटेड वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है तो वो कुछ और नहीं होगा बल्कि y1 प्लस y2 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस केस में वो ऐसा होगा, इस केस में स्पेशली क्योंकि ओमेगा आपने सेम माना हुआ, इस केस में ऐसा होगा वो। तो कहने का मतलब इतना है कि ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे गौर से, ये कहना चाह रहा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेड बाय, आप समझे होंगे आप सेम बात। इस बारे में क्या है कि एक डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इस तरीके से डिफाइंड है और दूसरे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरीके से डिफाइंड है। अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी भले ही सेम है लेकिन वो साइनसोइडल कर्व है, यानी एक जब पीक पे जाता है दूसरा डेप्थ में जाता है। अगर देखो जरूरत नहीं है ग्राफ समझने की, लेकिन मैं ऐसे ही बता रहा हूं, ये अगर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t का ग्राफ है ना, तो जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज है, इस तरह का चीज, ये y y2 ये y1, ये y2 इज इक्वल टू b cos ओमेगा t टाइप की चीज है, क्योंकि ये cos का ग्राफ है, ये पॉइंट b होगा, इसका ये पॉइंट a होगा। जरूरी नहीं है a और b में कौन बड़ा कौन छोटा, ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन समझाने के लिए इस तरह का ये ग्राफ है। अब इसमें जब वो कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि सुपर इंपोज करने पर इनका जो मोशन बनता होगा कैसा होगा, असल में वो कुछ नहीं कहना चाह रहे, वो कहना चाह रहे कि जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे ये व्हाइट ने इतना डिस्प्लेसमेंट दिया, येलो ने भी उतना ही दिया, उन दोनों को जोड़ के कुछ हम यहीं कहीं पहुंचेंगे। ऐसे ही इस पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो हमें येलो बोल रहा है इतना ऊपर जाओ, ये कह रहा है इतना नीचे जाओ। तो अगर ऊपर मान लेते हैं एक बारी के लिए 3 डिस्टेंस है और नीचे एक बारी के लिए मान लेते हैं 2 है, तो वो 3 और -2 करके नेट 1 से ऊपर, यानी कि ये बॉडी सिर्फ यहीं तक पहुंचेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे शायद। तो जो भी वो एक नेट वेव बनेगी कुछ इस तरह की, जो भी बनेगी इन दोनों को मिलाकर के, उसकी इक्वेशन क्या होगी। हमें इतनी उधेड़ बुन में नहीं पढ़ना, हमें सिंपल सी बात करनी है सर। हम बोलेंगे दैट विल बी नथिंग मोर देन दिस y1 प्लस y2, बेसिकली इनके डिस्प्लेसमेंट का सम होता है। वेक्टर लगाना चाहिए उसके उसमें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा। a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ये आपका जवाब है। लेकिन पूछा क्या था, When the सिंपल हार्मोनिक विद, अच्छा बताना है कि किस तरह का मोशन होगा। क्या ये सिंपल हार्मोनिक होगा, यह हमें बताना है। नॉट सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक एम्पलीट्यूड, ये इसका एम्पलीट्यूड अगर आपको याद हो, हमने जस्ट अभी स्टार्टिंग में, मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन था ऐसा ही कुछ, मैंने आपको बताया था कि ये एक सिंपल हार्मोनिक टाइप की चीज नजर आ रही है। आप शायद बोलोगे कि नजर आने से कैसे बोल रहे हो आप, मैं दिखाता हूँ। लेकिन इतना तो तय हो गया होगा शायद, अगर आपने पहला क्वेश्चन अभी मेरा समझा था। इसका एम्पलीट्यूड कितना है सर, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन डी सही लग रहा है मुझे इसमें, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि जब भी इस तरह का फॉर्मूला हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम मिल गई, तो कहीं ना कहीं y1 प्लस y2 की मैक्सिमम मिनिमम मिल रही है। तो अब SHM है कि नहीं है वो ऐसे चेक किया जाता है। वैसे जनरल नॉलेज है मेरा कि ये SHM है, लेकिन आपको दिखा दूं मैं कि SHM कैसे है कैसे नहीं है। तो y1 प्लस y2 कुछ एक नेट डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है उसे लेट से y कह देता हूं। तो मेरे पास इक्वेशन ये आ रही है और मान लेते हैं मुझे पता करना है कि इज इट SHM और नॉट। मुझे पता करना है कि डज दिस मोशन फॉलो SHM और नॉट, मुझे फॉलो बताना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं वेलोसिटी निकालूंगा। वेलोसिटी के लिए आई नीड टू डू व्हाट, dy by dt निकालना। dy by dt निकालने के लिए सर a
ओमेगा कॉस ओमेगा टी, बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी और ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टी, चेन रूल, बस माइनस का बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। शायद आप समझ पाते होंगे कि कॉस का डिफरेंशिएशन, आप प्लीज मेरे वो लेक्चर जरूर देख लो जो मैंने बेसिक्स मैथमेटिक्स बता रखी है, वो बहुत जरूरी होती है, ठीक है, क्योंकि आपको एक बार के लिए लगेगा, यहीं से विश्वास उठता है हमारा फिजिक्स से, ऐसी चीजें जब होती है कैलकुलेशन, जबकि बहुत ईजी है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं उनके लिए जो कि बाई चांस अगर देखो, तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई सर कहीं ना कहीं, इट इज समथिंग लाइक ओमेगा कॉमन ले लो, ए कॉस ओमेगा टी एंड माइनस का बी साइन ओमेगा टी। मेरा मकसद वेलोसिटी निकालना नहीं है, तो क्या है सर आपका मकसद? मेरा मकसद है सर एक्सेलरेशन निकालना, और वो तब निकल पाएगा जब मैं वेलोसिटी का डेरिवेटिव लूं, इसलिए वेलोसिटी निकाली थी। यानी ओमेगा तो ओमेगा रहेगा, ए कॉस का होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव विल गिव यू ओमेगा। अरे अच्छा, साइन का कितना होगा सर? फिर से साइन का सर होगा कॉस, और कॉस के साथ ओमेगा टी और ओमेगा का दोबारा डेरिवेटिव करके ओमेगा बाहर आ जाएगा। कुल मिला के ये ओमेगा और ये ओमेगा दोनों बाहर आएंगे, नेगेटिव भी बाहर आएंगे, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा नेगेटिव के साथ, अंदर बचेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए भी करा दिया क्योंकि ये थोड़ा जरूरी भी था समझाने के लिए। ये चीज वाई है, देख लो ध्यान से ऊपर, मतलब वाई, मतलब आई एम सॉरी, ये वाला वाई जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि यही वाई के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर देख पा रहे होंगे कि एक्सेलरेशन क्या निकला सर, अगर आप ऑब्जर्व कर पाओगे पूरी कहानी में, एक्सेलरेशन क्या आपका माइनस वाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल निकला। इन शॉर्ट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई निकला। दिस इज व्हाट द कंडीशन फॉर एसएचएम। ये एसएचएम है, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, इसके स्क्वायर इसका स्क्वायर इन स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। शायद आप समझे होंगे, समझे सर? बस यही है सर, यही है सर, यही है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आई थिंक आप समझ होंगे। ये कराने का मकसद थोड़ा ये था कि अक्सर, क्योंकि अगर आप 11th 12th ऐसी क्लास में पढ़ते हो तो वहाँ कई बार पूछते आता है कि प्रूव करोगे एसएचएम है कि नहीं है, तो भैया कुछ नहीं करना होता, मैं एक्सेलरेशन को दिखा देना होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नेगेटिव वाई के, ठीक है, ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। नाउ व्हाट, the oscillation of a body on a smooth horizontal surface is represented by the equation this, which one of the following graph shows correctly the variation। ध्यान से प्लीज, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में पूछा गया है, ना कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में। कई बार बच्चों ने गलती करी रहती है इस क्वेश्चन में, कई बच्चे गलती कर देते हैं, प्रीवियस में पूछा गया, कहीं ने की होगी उस एग्जाम में गलती, क्योंकि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में पूछा गया ग्राफ है। अक्सर हमारी आदत रहती है ग्राफ बनाने की पोजीशन और टाइम के बीच में, जो कि हमारा इस तरह का होता है जनरली, जब हम बोलते हैं मतलब सही बनाना, सिमेट्रिक बनाना, इसे जितना ऊपर था उतना नीचे है, लेकिन रफली बनाया, ये होता है हमारा ग्राफ। ये ग्राफ होता है पोजीशन और टाइम के बीच में, वाई ऊपर टाइम नीचे वगैरह वगैरह, जब हम t = 0 से चालू कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि द ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी, अब इन्होंने ये बोल रहे हैं कि भाई आप y की चिंता मत करो, y मतलब x की चिंता मत करो, आप जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमने दे रखा, एक्सेलरेशन बताओ। हम बोलेंगे अच्छा, यानी इस बारी में जिस के लिए गेम खेल रहे हैं वो ये वाला कम से कम नहीं है, जिस तरह के मोशन के लिए ये लोग गेम खेल रहे हैं, वैसे जरूरत नहीं है इतने ग्राफ वगैरह की, लेकिन मैं समझा रहा हूं बस आपको, जिस तरह के ग्राफ की बात कर रहे हैं वो असल में इस बार इस तरह का होगा, क्योंकि वो आप समझ रहे हो अपना पीक रख रहा है एट t = 0 पर, t = 0 पे वो पीक रख रहा है, t = 0 पे वो a है, कोसाइन फंक्शन ऐसा ही होता है। खैर इतना कुछ की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो सर सिंपल मैथ्स लगानी है, आप वो लगवा दो बस। वो कुछ इस तरह से है, एक मिनट, आपको दिया हुआ है x बराबर a cos ओमेगा t, आपको कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन निकालना है। आप बोलोगे सर वेलोसिटी बराबर पहले तो डेरिवेटिव ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, a ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा और नेगेटिव आएगा। आप समझ रहे होंगे मैंने सिंपल डेरिवेटिव किया है, cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का दोबारा चेन रूल से ओमेगा। अब मुझे क्योंकि एक्सेलरेशन निकालना है, सो आई नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ए ओमेगा विल बी देयर, साइन का हो जाएगा सर cos ओमेगा टी और ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव होगा ओमेगा विच विल गिव दिस, और नेगेटिव बचा हुआ पहले का। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो ये हो गया माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए cos ओमेगा टी, और जो पहले हमने अभी पीछे पढ़ा वही तो हो गया क्योंकि ये y हो गया, तो कहीं ना कहीं सर एक्सेलरेशन बराबर हो गया नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर y, यही हो गया। मतलब क्या? मतलब ये कि सर हम इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली भी जानते हैं कि एसएचएम में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में उल्टा रिलेशन होता है, जस्ट नेगेटिव का, बाकी मैग्नीट्यूड का फर्क पड़ता है, वो बड़ी बात नहीं है। स्ट्रक्चर वाइज सिर्फ उनमें उल्टा रिलेशन होता है, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट इस केस में दिया गया वो ऐसा है, क्योंकि सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट कर्व है हमारा टाइम के साथ वो कुछ इस तरह का होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि x = a cos ओमेगा टी टाइप का, हेलो ये a पॉइंट होगा। तो जब आप इसके उल्टे नेगेटिव ले लोगे इसका, तो जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, यानी जो ऊपर था वो नीचे से चालू होगा, और ऐसे करके इस तरह का ग्राफ कहीं ना कहीं कुछ बन जाएगा। अगर इन सब में अगर मैं देखूं गौर से, मुझे ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, प्लीज ध्यान से,
ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर उस हिसाब से, क्योंकि ये नीचे से चालू होके देखो, ये जस्ट ऑपोजिट है, क्योंकि ये वाला जो दे रखा ना, ये आपको इस एक्स का ग्राफ दे रखा है, अगर आप ऑब्जर्व कर पाओगे, इसका जस्ट उल्टा करोगे तो आपको वो मिलेगा ऊपर वाला ए वाला। हाँ वो बिल्कुल सही बात है। ये दोनों का तो खैर अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि ये साइन डिपेंडेंट है, ये साइन डिपेंडेंट फंक्शन है। अगर ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता, तब ऑप्शन बी x को रिप्रेजेंट कर रहा होता। अगर ऐसा होता तब ऑप्शन डी अपना आंसर होता। अगर ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता, शायद आप समझ गए होंगे, मैं उलझा नहीं रहा हूं आपको, मैं थोड़ा डिस्कशन कर रहा था। चलो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग इन वन टाइम पीरियड, अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा भी नहीं है मतलब ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात होगी माय डियर, देन इट मस्ट बी इक्वल टू 0। लेकिन अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर, डिस्टेंस कवर करता है कोई पार्टिकल, वो पूछा जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, इसका सिंपल आंसर है 4A। क्योंकि अगर आप अपनी जनरल नॉलेज से समझो, जो हम पहले पढ़ते थे रेक्टिलिनियर टाइप मोशन में, यहां से यहां जब आप जाते हो तो आप ए डिस्प्लेस करते हो, फिर यहां से यहां आते हो ए डिस्टेंस और ट्रेवल करते हो, फिर आप यहां से यहां जाते हो ए डिस्टेंस और ट्रेवल करते हो, फिर यहां से यहां आते हो ए डिस्टेंस और ट्रेवल करते हो। बेसिकली आप फाइनली वहां पहुंच गए जहां से आप आए थे, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया कैपिटल टी, और इसमें लिया गया टोटल डिस्टेंस 4A है। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, डिस्टेंस पूछा हुआ है, इसलिए इट मस्ट बी 4A। लेकिन क्या हम इसे मैथमेटिकली कुछ सोचने की कोशिश कर सकते हैं? मैं सोचना क्योंकि देखो, अगर आप ना इन चक्करों से चलने लग जाओगे तो फंस जाओगे। फिर अगर आप ऐसे सोचोगे कि यार मुझे कंप्लीट टाइम पीरियड चाहिए, मुझे कंप्लीट टाइम में चाहिए बात कैपिटल टी में, तो आप बोलोगे ए साइन ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी, और ये टी कट जाएगा, साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है, तो आप बोलोगे तो 0, और आप 0 आंसर लिख सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, ये y क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये कभी भी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये हमेशा बताता है कि आप मीन पोजीशन से कितनी दूर हो। एक पार्टिकल मान लेते हैं, ये ऐसी सिचुएशन चल रही है, ओरिजिन है, मतलब सेंटर पॉइंट है, मीन पोजीशन है, एक पार्टिकल यहां पहुंचा हुआ, वो 100 चक्कर लगा के यहां पहुंचा हुआ है, इस सेंटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल रहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे लिए तुम जितना डिस्टेंस यहां से है उतना ही डिस्टेंस है तुम्हारी, बस इससे ज्यादा नहीं है तुम्हारी। ठीक है, पर ये होता है, शायद मेरी बातों को कुछ कुछ तो समझ रहे होगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ही, मैं खेल रहा हूं बस आपके साथ थोड़ा सा, सर क्या खेल रहे हैं यार, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? ए साइन ओमेगा, ओमेगा कितना है? 2 पाई बाई कैपिटल टी। अगर मैं आपको कहता हूं कि आप एक टी बाई 4th टाइम के लिए काम कर रहे हो, एक बार के लिए सोचो, तो ये कितना हो गया? आप देखोगे y इज इक्वल टू ए साइन पाई बाई 2, पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो बेसिकली y इज इक्वल टू ए निकल रहा है। आप शायद समझ पा रहे होंगे कहना क्या चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है जब आप t/4 टाइम पीरियड के लिए देखते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट a होता है। सही कह रहे हैं, क्योंकि आप इधर देखो, यहां से यहां तक जब आप आते हो ना, आप डिस्प्लेसमेंट a ट्रेवल करते हो, आपको पता है आप टाइम कितना लेते हो? t/4 टाइम। फिर आप जब वापस रिटर्न होते हो t/4 टाइम, फिर आप इधर जाते हो t/4 टाइम, फिर आप वापस रिटर्न होते हो t/4 टाइम। टोटल एग्रीगेट टाइम पीरियड है। इसलिए जब कोई मीन पोजीशन से यहां तक पहुंचता है तो वो अपने टोटल टाइम पीरियड का 1/4 कवर कर रहा है, और 1/4 टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। ऐसे ही कहते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि थिंग्स आर सो मच ऑब्वियस, इसलिए बता रहा हूं। अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें और आएंगी इसमें क्वेश्चन के थ्रू, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा। आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ पार्टिकल व्हिच रिप्रेजेंट्स एसएचएम। आप ये मत सोचना क्वेश्चन 3 कैसे चालू हो गया है, मैंने बोला आपको ऑर्डर के चक्कर में मत रहना। आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल व्हिच रिप्रेजेंट्स एसएचएम, इनमें से कौन सा एसएचएम बताता है? सर पहला वाला क्वेश्चन क्या एसएचएम बताता है? हाँ, ये तो हमने अभी देख के आए वैसे, अगर आपको याद होगा, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, फटाफट से वाई डैश जब मैं कह रहा हूं उसका मतलब dy/dt है, और इसका मतलब कुछ नहीं, वेलोसिटी है। ठीक है, तो साइन का कितना होगा सर? cos ओमेगा टी, मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं और ओमेगा आ जाएगा बाहर, और cos का कितना होगा? माइनस का, और माइनस प्लस हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। शायद आप समझ पा रहे होंगे, वेलोसिटी निकल गई। अगर एक्सेलरेशन निकालना हो तो मुझे वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना होगा, और ये कितना होगा? ओमेगा, cos ओमेगा टी का कितना होता है सर? साइन ओमेगा टी, और नेगेटिव आएगा और ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर साइन का कितना होता है? cos ओमेगा टी, ओमेगा आएगा और उसको स्क्वायर बना देगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे। कुल मिलाकर के अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं, मेरे पास cos ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी बचेगा, और अगर आप इसमें से नेगेटिव भी कॉमन ले लेते हो तो अंदर की जो चीज होगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी, ऐसी। तो साइन ओमेगा टी माइनस cos ओमेगा टी y था, तो अगर आप समझ पा रहे होंगे एक्सेलरेशन हमारा ये आ गया। क्या ये सही है सर? बिल्कुल सही है सर, ये एसएचएम की कंडीशन है। तो पहला वाला तो सर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। क्या दूसरा वाला एसएचएम परफॉर्म कर रहा है? आपको एक करके देखना होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो y इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। अब इसमें ना थोड़ा सा मैथ्स यूज हो रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना,
ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसमें SHM की गलती नहीं है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री की गलती है अगर आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी तो गलती हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये अब देखो हमें क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन निकालना है। आप क्या कर सकते हो, आप ना यार सिंपल पहले डेरिवेटिव ले सकते हो अगर आपका अच्छा हाथ है सेट इसमें। अदरवाइज मैं वैसे ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा इसमें मैथ्स वाले बच्चों को। 3 ओमेगा देखो क्या होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ वैसे, क्योंकि जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है वो समझ जाएगा एकदम से। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है एक, अब वो होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। लेकिन मैं आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अभी। हाँ, अगर आप बिल्कुल 180 के लिए खेल लो तो आपको बिल्कुल आना चाहिए। फिर अभी के केस में 3 ओमेगा टी है, तो ये हो जाएगा 3 साइन ओमेगा टी। आप समझो मैं कर क्या रहा हूँ, मेरा गेम इसके लिए था 4 साइन क्यूब ओमेगा टी, इसके लिए था, आप समझ गए होंगे, इसके लिए था मेरा गेम। अब इसको मैं लिख सकता हूँ उस इक्वेशन की हेल्प से 3 साइन ओमेगा टी, 3 साइन ओमेगा टी माइनस साइन 3 ओमेगा टी इन डिवीजन 4। आप समझोगे मैंने कैसे लिखा, कुछ नहीं किया, वहां से निकाला साइन क्यूब ओमेगा टी को, अंडरलाइन किया हुआ। अब ये आपके पास y है, अब इस y के लिए हमें काम करना है कि ये y क्या वो है। अब इसके लिए ना आप वही सारे लंबी चौड़ी कहानियां शुरू कर दो, डेरिवेटिव लेना चालू कर दो, ये कर दो वो कर दो, और आप अल्टीमेटली पाओगे कि इसमें एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, ये नहीं होगा SHM। आपको मैं बोल रहा हूं, आप प्लीज करना, आप आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हो वेलोसिटी का। तो आपको यहां मिलेगा, मैं लिख कर देता हूं आपके लिए, 3 cos ओमेगा टी, क्योंकि इतना कर दिया है, ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 3 ओमेगा बाहर आ जाएगा, cos ओमेगा टी आ जाएगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा हमें। तो यहाँ से 3 ओमेगा सीधे बाहर आ रहा है, तो हम एक बार के लिए थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर में लिखें तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है, cos ओमेगा टी। क्या मैं ये सपना तो नहीं देख रहा, क्या मैं ये सपना तो नहीं देख रहा कि ये दोनों जीरो कट गए। 3 को बाहर ले लेते हैं, cos ओमेगा टी और ओमेगा कभी कभी देख लेता हूँ सपने में ना, साइन cos ओमेगा टी, ओमेगा बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया। नहीं ये सर सपना नहीं है, ये सच हकीकत है, ये जीरो हो गया। वेलोसिटी जीरो हो गई तो कोई फर्क बचता है आप कुछ बोलने को? नहीं सर, वेलोसिटी जीरो हो गई तो एक्सेलरेशन, तो अब कुछ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी जीरो मतलब रेस्ट की बात चल रही है, ये पार्टिकल के पास वेलोसिटी ही नहीं है, ये तो ये कहना चाह रहे हैं हमसे। ऐसा कैसे यार, भूल रहे हैं तो होगा फिर, पता नहीं, थोड़ा अजीब सा लग रहा देखने में। खैर जो भी है, तो मैं तो यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ इसे। तो कहने का मतलब है मुझे तो नहीं दिख रहा कि इसमें SHM जैसी चीज़ें कुछ भी आएंगी। आप एक काम करें, चलो मैं आपके लिए थोड़ा और कर देता हूँ, मैं 5 cos 3 पाई बाई 4 3 ओमेगा टी, ऐसा ही कुछ है क्या, ऐसा ही कुछ है क्या? एक मिनट, आपको ना देखो देखकर, क्योंकि जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो हमें देखकर ही समझ में आ जाएगा। मुझे देखकर ही समझ में आ रहा है चीजें क्या, मैं आपको समझा रहा हूं बस दिखाने के लिए। देखो ये एक साइनसोइडली तो कर्व है, कॉस का ही तो कर्व है, तो ये SHM है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि इसमें दिस इज एक्टिंग लाइक, अगर आपको याद हो y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी या a cos ओमेगा टी, दोनों ही SHM को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल जाता है, कोई यहां से यहां आ रहा होता है, कोई यहां से वहां जा रहा होता है पेंडुलम। तो इस केस में अगर a देखा जाए तो 5 है कंपेरिजन से, cos ऑफ आपको ओमेगा टी आपको याद होगा, ये भी देखी हुई चीज है, क्योंकि अगर पार्टिकल ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड है जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो कुछ इनिशियल फेज रखता होगा। ये मैं नई बात नहीं बोल रहा, पढ़ाई है बात आराम से, ऐसे यूज होती है ना एकदम से बात। अब इसका बेसिक बताने लग गया तो फिर हो गया काम, इसीलिए पहले बता दी जाती है सारी बातें। आपने देखा होगा लेक्चर, देखा करो प्लीज। हाँ, तो अगर आप ना इसको ऐसे लिख दो, नेगेटिव एक बार के लिए कॉमन ले लो, तो इट विल लुक लाइक दिस। आपको समझाने के लिए कर रहा हूं बस, ये करामाते हैं, वरना हो चुका है क्वेश्चन। कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये एक सिंपल मैथमेटिक्स का बेसिक आ रहा है फिर से, इसलिए कह रहा हूं बार बार प्लीज मैथमेटिक्स के बेसिक क्लियर कर दो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये बार बार आपको परेशान करेंगे। अगर आप एक बार इन्हें कवर कर लेते हो तो फिर आपके दोस्त बन जाएंगे बहुत अच्छे वाले, ठीक है। ये इतना हो गया, क्योंकि कॉस माइनस थीटा। अब अगर आप देखो तो एक बारी के लिए आप समझो तो ये वही फॉर्मेट बन गया, क्योंकि अगर आप देखना चाहो तो ये हो गया ओमेगा, इफ यू वांट देन यू कैन कॉल इट लाइक दिस, इस तरह की कुछ चीज बोल दो, या फिर नहीं बोलना चाह रहे तो वैसा ही रहने दो 3 ओमेगा, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आप पाओगे कि आपको मिल गया जो आप चाह रहे थे। जैसे मैं पूरा प्रॉपर फॉर्मेट लिख देता हूँ, प्रॉपर फॉर्मेट लिख दिया, लो आप क्या लोगे। अब आपको जानकारी मिल गई, ना केवल ये SHM है बल्कि आपको कुछ जानकारियां मिल गई कि इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0 पर इसका फेज ये है, मतलब समझते हो उसका 3 पाई बाई 4 का मतलब है 135 डिग्री, लेकिन नेगेटिव। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं जो कि एक्स्ट्रा चीज है, कोई समझाने वाली बात है नहीं वैसे, लेकिन मैं समझता हूं मेरी तरह सोचने वाले कुछ बच्चे होंगे यहाँ पर जो चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना चाहते होंगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। 3 पाई बाई 4 का मतलब होता है, पाई बाई 4 होता है 45, 45 इंटू 3 होता है 135, तो ये 135 है, लेकिन नेगेटिव का 135 अगर पॉजिटिव का तो ऐसे जाता, लेकिन नेगेटिव का तो ऐसे जाएगा, तो 180 से छोटा और 90 से बड़ा यहां कहीं पे होता है 145। ये ऐसे आया हूं मैं, क्यों? क्योंकि मुझे नेगेटिवली आना है।
कहना बताएं क्या चाह रहे कि जब आप वो पढ़ते नहीं थे, वो इस तरह का सर्कल बनाते थे, सर्किल में गेम खेलते थे वगैरह वगैरह खेलते थे ना, वो SHM पढ़ते थे। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब आप बात करना चालू कर रहे हो तो ये पार्टिकल यहां होना चाहिए था, क्योंकि कॉस वाले फंक्शन में जनरली t = 0 पे यहां था, लेकिन ये फाई यहां पर है, यानी ये t = 0 की पोजीशन है, यानी t = 0 पे वो पार्टिकल यहां पे मौजूद है, यानी 3π/4 एंगल बना रखा उसने, नेगेटिव इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। अब थोड़ी देर बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा यहाँ को घूमते घूमते आता रहेगा, आप समझ पा रहे होंगे, यानी समझे, सर्कुलर मोशन में वो यहाँ पर है, लेकिन SHM की बात करें तो SHM यहाँ पर होगा वो, क्योंकि ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है A', वो उन एक्सट्रीम पॉइंट्स में कहां लाई कर रहा है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अभी फिलहाल वो यहां कहीं पर है, और अगर आप अच्छे समझदारी से काम ले रहे हो तो आप इवन ये भी कह सकते हो कि थोड़ी देर बाद वो इधर की तरफ मूव करेगा, इधर की तरफ। जब वो कंप्लीट करेगा फिर वो रिटर्न बैक होगा पीछे को। कोई बोल नहीं रहा इतना डिस्कशन करो, लेकिन हम करेंगे। ठीक है, और इस केस में ओमेगा, जनरली जो ओमेगा होता है वो नहीं है, इस केस में ओमेगा 3 ओमेगा है, 3 ओमेगा एंगुलर स्पीड से चल रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। एम्पलीट्यूड इसका 5 है, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 होगा। वाह सर, ठीक है। कोई बोले आपको ये निकालना है, ट्रिग्नोमेट्री निकाल के दे देगी, क्योंकि बोलेगी ये 5 है, ये ओमेगा टी टाइप का है, तो ये निकल जाएगा बेस वगैरह से, क्योंकि एंगल पता है। निकाल सकता हूं मैं भी, फटाफट से निकाल सकता हूं, लेकिन मैं समझ रहा हूं उतना नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप बोलोगे क्या क्या करवा रहे गुरु जी, यार फालतू की इधर उधर की बात है। ऐसा तो नहीं बोलते यार, प्लीज मत बोला करो यार, अच्छा नहीं लगता, दिल से बुरा लगता है। देखो यार, अभी सुनो मेरी एक बात, इधर देखेंगे प्लीज, देखेंगे। टू पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इवन, two particles are oscillating along two close parallel straight lines side by side with the same frequency and amplitude. They pass each other moving in opposite directions when their displacement is half of the amplitude. क्वेश्चन समझ गए तो आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या है सर? सर क्वेश्चन मात्र इतना सा है कि दो पार्टिकल हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मजे की बात है कि दोनों के दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है और एम्पलीट्यूड सेम है, यानी कि इस तरह की कुछ बातें लगभग समझाने के लिए मैं आपको बताऊं। दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, इसलिए दोनों की सेम को बनाई, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है। फ्रीक्वेंसी से मतलब दोनों के दोनों सेम स्पीड में, अपना टाइम पीरियड सेम होगा, इसका मतलब क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो 2πf से एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और t = 2π/ω से टाइम पीरियड सेम होगा। ये मान लेते हैं मीन पोजीशन है, ओ डैश कह लो एक बार के लिए। वो कह रहे हैं कि टू पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग अलोंग टू close parallel straight line, बहुत नजदीक है आपस में, the same frequency and amplitude, they pass each other moving in opposite direction when their displacement is half of the amplitude. दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है आपने दोनों को इनिशियली एक ही साथ चालू किया होगा। अगर एक साथ चालू करते हो दोनों ऐसे ऐसे जाते रहते हैं एक साथ, लेकिन हो सकता है एक को लाके छोड़ दिया, वो घूमने लग गया, फिर थोड़ी देर बाद आपका मन किया आपने दूसरे को छोड़ दिया, वो भी घूमने लगा। दोनों का टाइम पीरियड वगैरह वगैरह सेम है, वो भी अपनी एक साइकिल 2 सेकंड या जितने भी सेकंड में करता होगा, ये भी उतने में ही करता है, लेकिन दोनों में कुछ आगे पीछे टाइप का होगा। लेकिन ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर समय में जब डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, जब उनका डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है, यानी कि यहां कहीं मान लो, यानी कि एक पार्टिकल जब यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड यानी a/2, तो दूसरा भी यही हाफ, मतलब कहने का मतलब है दोनों जब हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट में होते हैं, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड में होते हैं, लेकिन द पोजीशन ऑफ द टू पार्टिकल दैट दे पास ईच अदर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी ये अगर यहां को जा रहा है तो ये यहां को जा रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। द मीन पोजीशन ऑफ द टू पार्टिकल लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द टू पार्टिकल्स। ठीक है सर, यानी कहना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में लाई करती है जो परपेंडिकुलर, ठीक है, हाँ कर तो रही है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, हाँ ठीक है, यानी दोनों के दोनों एक ही जगह पे है, ये कहने की कोशिश की जाएगी दोनों की मीन पोजीशन सेम है। ठीक है, द फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, आप कुछ मत करो, एक फंडा समझो, आगे काम आएगा। आप ये सोचो कि जब आप एक कंप्लीट टाइम पीरियड लेते हो, तो कंप्लीट टाइम पीरियड जब आपका होता है तो टी टाइम लगता है, उसमें फेज में कितना डिफरेंस आता है 2π का, क्योंकि इनिशियली वो 0 फेज पे था, फिर वो यहां पहुंच जाता है, ये कौन सा फेज है 2π, तो डिफरेंस कितने का 2π - 0, यानी 2π का डिफरेंस आया फेज में। लेकिन टाइम में कितने का डिफरेंस आया, 0 से टी पे पहुंच गया, t - 0 यानी टी का डिफरेंस आया। तो ये टाइम डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है।
तो मैं टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन निकाल रहा हूं, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो रहा है। तो यूनिट टाइम डिफरेंस अगर हो तो उस समय फेज डिफरेंस कितना होगा, इतना होगा। यानी 1 सेकंड का जब टाइम में डिफरेंस होता है, यहां से यहां जाने में 1 सेकंड लगता है, फॉर एग्जांपल कह रहा हूं ऐसे ही समझाने के लिए, तो फेज में इतने का डिफरेंस हो जाता है। अगर मुझे निकालना है कि किसी गिवन टाइम डिफरेंस में, लेट्स से कुछ भी गिवन होगा, मैं निकालना चाह रहा हूं टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच में रिलेशन, कितना फेज डिफरेंस होना चाहिए सर, 2π/t इंटू डेल टी। इस डेल टी और इस टी का कोई रिलेशन नहीं, आपस में काट कूट में देना। ये टी कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम पीरियड को, और वो डेल टी रिप्रेजेंट कर रहा है जिस रिक्वायर्ड टाइम डिफरेंस के लिए आप बात कर रहे हो। जरूरी नहीं आप 1 सेकंड के लिए बात कर रहे हो, आप बोलोगे मैं 3 सेकंड में पता करना चाह रहा हूं, तो डेल टी 3 है, फिर समझ गए होंगे। तो कहीं ना कहीं दिस इज व्हाट फेज डिफरेंस है कि नहीं है, इसे डेल फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि डेल टी का जब टाइम डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस कितना निकलता है, यानी एक रिलेशन आ गया कि फेज डिफरेंस कितना होगा 2π/T इंटू, आपका मन करे स्मॉल टी लिख दो, डेल टी लिख दो, जो मन कर रहा है, डेल टी लिख देता हूं, लेकिन समझना बात को, ये टी और डेल टी को काट मत देना। टी टाइम पीरियड है, डेल टी जितना टाइम डिफरेंस में आप फेज डिफरेंस पता करना चाह रहे हो कितना हुआ वो है, ठीक है। अब अगर हमें रिलेशन पता तो क्वेश्चन सॉल्व। क्यों सर? क्योंकि अगर आपको सिर्फ इतना पता करना है कि इन दो पार्टिकल के बीच में फेज का कितना डिफरेंस है, इसका मतलब समझना है सर। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर ये पार्टिकल घूम रहा था, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक और पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अब इस चक्करबाजी में हो क्या रहा होगा कि ये जो पहला पार्टिकल है इसका भी कहीं ना कहीं एसएचएम हो रहा है, इसकी प्रोजेक्शन यहां पड़ रही है, इसका भी कहीं ना कहीं एसएचएम हो रहा है, तो ये भी ऊपर नीचे कर रहा है, वो भी ऊपर नीचे कर रहा है, वो ले फेज डिफरेंस। कहीं ना कहीं बोलना चाह रहे हैं कि ये जितने एंगल पे है और ये जितने एंगल पे है, इनके बीच का ये एंगल डिफरेंस, ये पूछना चाह रहे हो। अगर आप डिटेल में जाना चाह रहे हो, लेकिन सर डिटेल में जाना किसे है, डिटेल में से जाना किसे, हमें तो नहीं जाना, आपको जाना है? नहीं यार मुझे भी नहीं जाना, अगर आपको नहीं जाना तो। कुल मिलाकर अगर आप टाइम डिफरेंस पता लगाने सक्षम रहे तो आप फेज डिफरेंस पता लगा दोगे। अब एक बार बताओ, क्या इन दोनों में कोई टाइम का डिफरेंस है? देखो देखने में दोनों एक ही पोजीशन पे है, लेकिन दोनों एक पोजीशन में नहीं है। कैसे कह सकते हो सर आप ऐसे? मैं ऐसे कह सकता हूं, देखो समझना जरा बात को, समझना। एक पार्टिकल पॉइंट यहां पर है, एक पार्टिकल यहां पर है, ये दोनों सर्किल में मूव कर रहे हैं, है ना। इनके प्रोजेक्शंस जो पड़ रहे होंगे, जिसको हमें एसएचएम पे देखना है, एसएचएम करते हम देखेंगे इसका पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ कहीं पड़ रहा है, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ कहीं पड़ रहा है, दोनों का सेम पड़ रहा है। फर्क जानते हो दोनों में क्या है? दोनों सेम ही जगह पे पड़ रहे हैं। अगर आप सिर्फ इस पार्टिकल को देखो, आप नहीं बता पाओगे कि ये किसका प्रोजेक्शन है, लेकिन एक चीज से आप पता लगा पाओगे, पूछो क्या? इसके मूवमेंट से। अगर ये ऊपर को मूव कर रहा है, इसका मतलब सर ये इससे एसोसिएटेड है, लेकिन अगर ये पार्टिकल नीचे को मूव कर रहा है तो फिर सर ये इससे एसोसिएटेड है, इससे। शायद आप मेरी बातों को समझोगे, आप समझो क्यों बोल रहा हूं मैं नीचे ऊपर, ज्यादा नहीं बोलूंगा। लास्ट लेक्चर देखा होगा अपनी, डिटेल लेक्चर, अब मजा आएगा ना, अब लगेगा ना कि आपस में डिस्कशन चल रहा है हमारे बीच में। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो पॉइंट की सिर्फ पोजीशन से कभी डिफाइन नहीं कर पाओगे, उसका मूवमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उससे आइडिया। और ये बात इतनी सी नहीं है, इसीलिए इस बात को तो आपने डायग्राम में ऐसे दिखा दिया, लेकिन फिजिक्स और मैथ्स कैसे दिखाती है इस बात को कि दोनों अलग अलग चीजें हैं? देखो कैसे दिखाती है। वो कहती है कि जो पहले वाला पार्टिकल है P1, वो कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल ऐसे ही कह देता हूं 60 डिग्री, बुरा मत मानना, ऐसे ही कह दिया, तो ये 90 है, तो इस हिसाब से ये भी कुछ ऑलमोस्ट 30, उस हिसाब से अगर मैं प्योर मैथ्स लगाऊं तो ये 120 डिग्री बना रहा है उस हिसाब से, क्योंकि ये 60 तो फिर ये भी 60 होना चाहिए, तो ये 60 तो फिर ये 30 होना चाहिए, ये 30 तो फिर ये 90 30 120 होना चाहिए। अगर प्योर मैथ्स लगाऊं तो 120 डिग्री के एंगल पे, अगर ऐसे कहूं, लेकिन आप इसको लिटरली मत लो, आप एक समझो कि कुछ ना कुछ है। आप समझ पा रहे हो? दोनों का फेज में अलग अलग फेज है, दोनों के फेज अलग अलग है, इसके कारण दोनों डिफरेंशिएट हो पा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप वहां देखने चलोगे तो आपको कभी नहीं पता चल पाएगा। उनके फेज के कारण आप उन्हें पहचान पा रहे हो कि दोनों अलग अलग है। अगर मैं थोड़ी घुस जाऊं अंदर और, तो आप ये भी समझ लो, फिर फेज ये होता है, और फेज डिपेंड कर रहा है टाइम पे, क्योंकि ओमेगा तो सेम है, इसलिए फेज अलग है यानी टाइम अलग है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, समझ गए अब बात। इसलिए दिख भले ही रहा हो कि पार्टिकल सेम पोजीशन पे, लेकिन क्योंकि उनमें फेज का डिफरेंस है सर, क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, एक कहीं है एक कहीं है। अब उसके लिए हमने अपने लिए काम की चीज निकाल रखी, तरीके एक नहीं है, बहुत है इसको तरीके करने के क्वेश्चन के। मैंने ये वाला पकड़ा, टाइम वाला। फिलहाल अगर आप टाइम डिफरेंस निकालने में सफल रहे तो भी काम हो जाएगा, तो भी हो जाएगा सर काम, ठीक है। दिखाता हूँ। तो सर ऐसा चलो मैं ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, मेरा मन कर रहा था पीछे आके बताने का, लेकिन अब नहीं करता, यहीं पे आता हूँ। आप सोचो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा, देखो बहुत ज़्यादा। अभी एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ से खुलने जा रहा है, सो प्लीज़
ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, जो मैं बता रहा हूँ समझोगे यार? एक मिनट, देखो समझते हैं, आराम से समझिए। देखो देखिए प्लीज, एक अगले आने वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहीं से आ रहा है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखो। एक आगे आएगा क्वेश्चन, देखो जरा। y इज इक्वल टू क्या होता है सर? a sin ओमेगा टी। लेकिन इफ y इज इक्वल टू a बाई टू, देन दिस विल हैपन एट व्हाट टाइम ऑफ इंस्टेंट? ये कब होगा? हम बोलेंगे सर रख के देख लो, y a बाई टू रख लो, ये ऐसा हो जाएगा सर, a को काट देगा, हाफ बराबर साइन ओमेगा टी बनेगा, यानी साइन थीटा टाइप का कुछ बना। साइन थीटा 30 पर सर हाफ होता है, यानी ओमेगा टी अगर 30 हो गया, 30 को हम कहते हैं पाई बाई 6, क्योंकि 6 18। तो उस हिसाब से कहना चाह रहे हैं कि सर टाइम होना चाहिए पाई बाई 6 ओमेगा, और ओमेगा को अगर आप बुरा ना माने तो 2 पाई बाई कैपिटल टी कहते हैं। पाई ने पाई को उड़वा दिया, टी बाई 12 आया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में आपकी नीट में, तो डायरेक्ट पूछ लेंगे, वो नहीं चाहेंगे आप क्वेश्चन। आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस रहती है, आपको करना भी नहीं पड़ेगा। पूरी कहानी में सिर्फ मात्र इतनी सी बात, जो कि बहुत बड़ा एक इल्यूजन रहता है बच्चों का, वो गलत करते हैं इसको। अगर मैं आपसे पूछता ही क्वेश्चन कराए भी ना कि आप मुझे बताओ कि अगर यहां से यहां जाने में t/4 का टाइम लग रहा है, लग ही रहा है, मैंने आपको बताया था पीछे भी कैलकुलेशन वगैरह से, तो इसका ठीक आधा जाने में कितना टाइम लगेगा? अमूमन बच्चे कहेंगे कि t/4 का आधा, यानी t/8 टाइम लगेगा। गलती हो जाती है यहीं पर। मैंने आपको भी क्वेश्चन के फ्रेम में नहीं बोला, अदरवाइज आप सीधे इसका आंसर t/80 बोलते। कुछ तो अभी भी सोच रहे होंगे हाँ t/80 होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। कारण है, कारण ये कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। ये ऐसा मोशन नहीं है कि जो 1 सेकंड में 5 मीटर चलता है तो अगले 1 सेकंड में भी 5 ही चलेगा। ये एक्सेलरेटेड मोशन है, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन है इसमें। और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलता रहता है। शुरुआत में डिस्प्लेसमेंट अगर कम था तो एक्सेलरेशन कम था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जब ज्यादा होता रह रहा है एक्सेलरेशन भी बढ़ता रह रहा है। और एक्सेलरेशन जब बढ़ता रहेगा उसकी जाने की गति कम होगी, क्योंकि वो आगे जाना चाह रहा है लेकिन इसे खींचना चाह रहा है। तो पहले तो वो तेज भाग रहा था, हो सकता है वो पहले सेकंड में 5 मीटर तय कर दे, लेकिन हो सकता है अगले 5 सेकंड में वो 1 मीटर भी तय ना कर पाए, क्योंकि उसको खींचा जा रहा है तेजी के साथ, अब डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाने के कारण। हेलो, तो इसीलिए मैथ से हर जगह पे आपको निकाल के देखना पड़ेगा टाइम कितना। जैसे ये कहना चाह रहे हैं कि यहां से यहां जाने में इसको t/12 टाइम लगता है, यानी यहां से यहां पहुंचने में t/12 टाइम लगता है। और मजेदार बात यह है कि यहां से यहां जाने में t/12 नहीं लगेगा। अगर आप समझ पाए मेरी बात को तो नहीं लगेगा ना। मैथ्स भी कहती है, हर कोई कहता है ऐसा। क्यों नहीं लगेगा सर? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहां जब ये जा रहा था इस डिस्प्लेसमेंट इतना था और इस प्रपोर्शन में एक्सेलरेशन लग रहा था, और उस एक्सेलरेशन के कारण उसको खींचा जा रहा था। लेकिन अब जब ये यहां पहुंच जाएगा तो इस पर डिस्प्लेसमेंट काफी बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन काफी बढ़ जाएगा, खिंचाव बहुत बढ़ जाएगा, जिसके कारण टाइम इसका काफी स्ट्रेच हो जाएगा वहां पहुंचने के लिए, क्योंकि इसकी गति कम हो जाएगी। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हो सर यहां पे कितना लगेगा तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आप इतना जानते हो। मैंने पीछे बताया था कि t/4, मैंने आपको पीछे बताया था कि ये t/4 टाइम है यहां से यहां तक का, और अगर यहां से यहां तक t/2 लगता है तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सर ये वाला टाइम जो होगा इट मस्ट बी t/4 माइनस t/12। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो t/4 तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अपना अपना कैलकुलेशन। 3t में से 2t/12, t/6। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? t/12 बड़ा, t/6 बड़ा सर, t/6 बड़ा। आगे जाने में अब देख पा रहे हो आप, उसे ज़्यादा टाइम लग रहा है जाने में। क्यों? क्योंकि खिंचाव बढ़ चुका है। मैथ्स फील है भाई, फील है इसमें, फील है चीज़ों में। अगर आप नहीं समझ रहे, आपके लिए सिर्फ ये अक्षर होंगे, हमारे लिए अक्षर नहीं है यार, फील है हमारे लिए। ठीक है, जैसे समझ में आ रहा है, समझ रहे बात को? याद नहीं करने के लिए कह रहा हूँ आपसे, लेकिन फैक्ट इतना ज़बरदस्त है कि याद हो सकता है कि यहाँ से आ जाने में t/12 टाइम, यहाँ से आ जाने में t/6 टाइम। बाकी तो निकाल लोगे जब जरूरत पड़ेगी, तो शायद समझ पा रहे होंगे आप। अब इस क्वेश्चन में मुझे कुछ बोलना है क्या? यहाँ से आ जाने में t/12, और हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से आ जाने में t/6 का टाइम। अब मुझे बताओ कि अगर इस पार्टिकल को यहाँ पहुँच दिखना टाइम कितना, यानी ये जब यहाँ जाएगा और फिर रिटर्न बैक होगा तब जाकर उस तक पहुँचेगा, भले वो उस समय कहीं और चले जाएगा। यानी अगर टाइम का डिफरेंस मैं देखना चाह रहा हूँ तो इतना है जितना इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा, और फिर रिटर्न बैक होकर वापस आने में लगेगा। वो टाइम ही इनके बीच का टाइम डिफरेंस है। हेलो, और यहां से यहां जाने में t/6 टाइम लगता है, और रिटर्न बैक करने में जो टाइम लगेगा वो हमें कैलकुलेट मेरे ख्याल से करिए t/6, और t/6 ही तो होगा ऑब्वियसली जितना जाने में। t/6 t/3 का डिफरेंस है उनमें, और t/3 का अगर डिफरेंस है
तो फेज डिफरेंस 2π/3 का हो गया। हेलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है भाई इसका। क्वेश्चन कराना हो तो फिर तो हम हवा भी ना लगे आपको कब क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन चीज़ें मैं समझा रहा हूँ कि समझ लो आप क्वेश्चन के थ्रू। ये A/2 वाला फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा SHM जब भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin स्क्वायर ओमेगा टी, द मोशन ऑफ द पार्टिकल कॉरस्पॉन्डिंग टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहीं ना कहीं हमें बताने की सिंपल हार्मोनिक मोशन तो ईजी है, क्योंकि अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो ये उस चीज़ को फॉलो करेगा। कौन सी चीज़ सर? सर वो वाली चीज़ की एक्सेलरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होनी चाहिए नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के। तो देखते हैं सर, उसके लिए ज़रूरी है कि हम निकालें एक्सेलरेशन क्या है। अब आपको अगर डायरेक्टली आता है डिफरेंशिएशन करना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसमें मुश्किल नहीं होता, करा जा सकता है बहुत आसानी से अगर कोई जानता है सीधे सीधे करना। अगर नहीं जानते, देखो करने के दो तरीके मैं कहना चाह रहा हूँ। x बराबर a sin स्क्वायर ओमेगा टी है, क्योंकि ये तो मेरा फील्ड है ना यार, मेरी मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है ना यार, पढ़ाता हूँ मैथ्स, तो ये अलग अलग तरीकों से बहुत तरीकों से किया सकता है। लेकिन अब पता नहीं आपके लिए कौन सा सूटेबल होगा। अगर आपको इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आता है तो करते हुए एक्सेलरेशन निकाल दो, या फिर आप ये भी कर सकते हो। अगर आपने कभी सुना हो कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो उस हिसाब से साइन स्क्वायर थीटा बराबर होना चाहिए 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर होना चाहिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और उस हिसाब से 2 अगर जाएगा तो ये ऐसा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये। यानी अगर मैं चाहूं तो इसको बोल सकता हूं एक बारी के लिए 1 माइनस कॉस थीटा के प्लेस पे यहाँ पे ओमेगा टी है अपॉन 2, इफ आई वांट मैं ऐसा कह सकता हूं। इससे क्या होता है, चीज़ थोड़ा सा कंपैरेटिवली ईजियर लग रही है, बाकी अपना अपना स्टाइल है करने का। मुझे निकालना एक्सेलरेशन ही है, चिंता मत करो। अब कोई ऐसे पकड़ो ना कि वैसे पकड़ो, ठीक है। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव होगा माइनस का, उसे प्लस कर देगा sin 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा फिर से आ जाएगा। कुल मिलाकर के dx बाई डी टी बराबर निकलेगा a/2 2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी, 2 कट गया, dx बाई डी टी बेसिकली v कह लो, v बराबर हो गया a ओमेगा साइन 2 ओमेगा टी। अच्छा, कुछ बच्चे जो मैथ्स थोड़ा वैसे जानते होंगे बाई चांस, वो डायरेक्ट भी बोल सकते थे, वो बोल सकते थे सर dx बाई डी टी निकालना, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। a रहेगा, 2 आगे आएगा, साइन ओमेगा टी रहेगा, साइन ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव होगा कॉस ओमेगा टी आएगा, ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव होगा ओमेगा आएगा। सर 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा वो बनेगा a ओमेगा, और साइन 2 ओमेगा टी बनेगा। आप देखोगे नीचे और ऊपर दोनों आंसर सेम है, एक लाइन में हुआ है। अगर आप चाहते हो इस तरह की चीज़ें हो तो आपको प्लीज़ वो देखने चाहिए जो मेरे बेसिक्स हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। खैर, मुझे एक्सेलरेशन निकालना था, एक्सेलरेशन। अब कंफ्यूज ना हो इस ए के साथ, आप हो जाओगे यार, आप हो जाओगे। इसलिए एक्सेलरेशन को बुरा ना मानना, अल्फा लिख रहा हूँ, जनरली एंगुलर एक्सेलरेशन को लिखते हैं लेकिन लिख रहा हूँ। तो ए हो गया, ओमेगा हो गया, कांस्टेंट है, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, साइन का कितना होता है cos 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा का दोबारा 2 ओमेगा टी का दोबारा डेरिवेटिव का 2 ओमेगा आएगा, और आपको रिजल्ट मिल रहा है अल्फा बराबर 2a ओमेगा स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी। आप बोल सकते हो अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर 2a cos 2 ओमेगा टी। इस तरह की आपको चीज मिल रही है। अगर आप देखें ये x था, ये कहीं से भी मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि अल्फा डायरेक्ट प्रपोर्शन में है ओमेगा क्या बोलते हैं उसे, ओमेगा स्क्वायर वाई के, ऐसा मुझे दिख नहीं रहा कहीं कि a इज इक्वल टू माइनस का, मुझे नहीं दिख रहा कहीं, क्योंकि एक तो मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा सबसे पहले, और नेगेटिव नहीं दिख रहा तो पूरा गेम ही खत्म हो गया सर, क्योंकि बिना नेगेटिव के कैसे काम चलेगा आपका, क्योंकि एक्सेलरेशन उन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में जरूरी है, ठीक है। तो नहीं है, और ना ही ये कोई एक्स टाइप का डिस्प्लेसमेंट है, तो SHM नहीं है। क्या है इसका आंसर, पता नहीं यार, मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप देख लेना इस क्वेश्चन को दोबारा से, अगर कहीं एरर हुआ होगा बाय चांस। अ पार्टिकल एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेट्स विद एन एम्पलीट्यूड a, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज t, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। मैं करूंगा भी नहीं इस क्वेश्चन को, आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए सर t/12 अभी पीछे डिराइव किया है प्रॉपर। द सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल विद कांस्टेंट स्पीड, पीरियोडिक सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक पार्टिकल घूम रहा है चारों तरफ, भले ही वो घूम रहा हो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटीज का डायरेक्शन तो बदल रहे हैं कम से कम। तो ऐसे केस में कहा जाता है कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, कभी नहीं हो सकती है, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, वेलोसिटी वेरिएबल है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर है, और वेक्टर दो चीजों से मिलकर बनता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, इसके कारण वेलोसिटी तो कभी भी इसकी वेलोसिटी तो कभी भी हम इसकी सेम नहीं कह सकते।
जी सर इसकी स्पीड कांस्टेंट है, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं। क्या सर इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है? यस। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने देखा हो मेरा लेक्चर वगैरह, रोटेशन वगैरह, एंगुलर वेलोसिटी मैंने बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा आउट ऑफ द प्लेन होती है हर जगह पर। एंगुलर वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, इनवर्ड और आउटवर्ड डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ द पार्टिकल, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। लेकिन ओमेगा हमेशा सेम होता है, इसीलिए वेलोसिटी v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा मैग्नीट्यूड वाइज तो वेलोसिटी बाय आर होगा, वेलोसिटी मतलब स्पीड बाय आर होगा, तो स्पीड तो इसकी हमेशा सेम है क्योंकि v सेम है, और इसका डायरेक्शन भी सेम होगा एंगुलर, तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाती है। मैंने आपको 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बता दी, लेकिन अब क्वेश्चन में देखते हैं। क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है? बिल्कुल नहीं है सर। सिंपल हार्मोनिक में क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। यहाँ पे देखो ना, फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल टाइप का, अंदर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट उधर। क्या ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल है? नहीं सर, गलत है। सिंपल हार्मोनिक की तो बात भी मत करो आप। पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, हाँ वैसे ये सही लग रहा है क्योंकि पीरियोडिक है, क्योंकि एक टाइम फिक्स टाइम पीरियड में अपने आप को रिपीट कर रहा है, क्योंकि t बराबर 2π/ω है, और चूंकि इसका कांस्टेंट स्पीड है इसलिए इसका ओमेगा कांस्टेंट है, और ओमेगा कांस्टेंट है इसलिए टाइम पीरियड कांस्टेंट है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड का जो भी होगा, उतने टाइम में वापस आएगा, वापस आएगा, वापस आएगा। ऐसे अर्थ रोटेट करती है, तो इसलिए पीरियोडिक है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक नहीं है। बात सही है, पीरियोडिक नहीं सर, ये तो गलत है। नीदर, नहीं सर ये भी गलत है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। Two SHM with same amplitude and time period when acting together in perpendicular direction with a phase difference of π/2 give rise to, देखो, two SHM with same amplitude and time period, समझो, सेम एम्पलीट्यूड, एक SHM परफॉर्म कर रहा है, यहां तक पहुंचता है और उसके बाद फिर यहां तक पहुंचता है, इसका SHM चल रहा है। एक दूसरा पार्टिकल है, वो भी SHM परफॉर्म कर रहा है, लेकिन वो परपेंडिकुलर है इसके, और एम्पलीट्यूड उसका भी सेम है। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। यानी एक पार्टिकल है जो इसमें येलो वाली लाइन में मूव कर रहा है, इधर उधर इधर उधर, और एक व्हाइट वाला पार्टिकल है जो कि व्हाइट लाइन में मूव कर रहा है, इधर और उधर, ऊपर और नीचे। इसका अप डाउन है, उसका राइट एंड लेफ्ट है मोशन, ऐसे 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 ऐसे। अरे दोनों काम एक साथ नहीं होते यार, क्या करें यार। ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया π/2 है। भाई यार प्लीज ऐसा मत होना यार, ये बंद हो गया काम करना। थैंक गॉड बच गया। π/2 ठीक है, विद अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2। पता नहीं अब कैमरे कुमरे भी चल रहे हो नहीं चल रहे हो, विद अ π/2 ऐसे ही। अब देखो कुछ भी नहीं है, जैसे ही पार्टिकल है, इसकी इक्वेशन क्या होगी सर? x इज इक्वल टू लेट से कुछ a sin ओमेगा, a हम x कैपिटल लेते हैं, जैसे कुछ होगी मान लेते हैं, क्योंकि ये ऑसिलेशन इन्होंने कहा कि SHM परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस तरह की कुछ कंडीशन रखते होंगे। ये वाले की भी कुछ होगी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग तरीके से डिफाइन करोगे। अब आप पे डिपेंड करता है, अब इसे x बोलते हैं उसे y बोलते हैं, खैर ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है, तो इसलिए सेम। फ्रीक्वेंसी भी मेरे ख्याल से दोनों की सेम थी शायद, सेम एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड भी सेम था, तो टाइम पीरियड सेम है तो आप समझ सकते हो 2π/ω से ओमेगा भी सेम होगा, तो इसे ओमेगा भी सेम है। नहीं सर, लेकिन π/2 का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस π/2 का कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें आप π/2 घटा दो या जोड़ दो, फिर ऐसा कुछ है। तो इसको आप थोड़ा सिंपल करके आप बोल सकते हो y इक्वल टू a sin 90 प्लस थीटा कितना होता है? सर पता होना चाहिए, cos थीटा होता है। फिर से बेसिक आ गया मैथ्स का, ये उलझन पैदा करेगा उनके लिए जिन्होंने मैथ्स से बैर लिया है, जो कि मैथ्स बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप इस केस में देखने की कोशिश करो कि क्या हम कर सकते हैं, तो आप ना x और y को लिंक करने की कोशिश करो, क्योंकि वो बोलना चाह रहे हैं कि आप बताओ विद द फेज डिफरेंस ऑफ y गिव राइज टू, ये किस तरह के मोशन को डेवलप करेंगे। अगर एक पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है और एक ऐसे 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 हो रहा है, तो किस तरह का एक नेट आपके पास मोशन आएगा। आपको कहीं ना कहीं x और y के बीच में रिलेशनशिप तो निकालनी है। अगर आप देखोगे x/a बराबर कितना आ रहा है? sin ओमेगा t। सिंपल मैनिपुलेशन है और कुछ नहीं। और y/a कितना आ रहा? cos ओमेगा t। यार ये ना एज अ मैथ्स स्टूडेंट ये चीजें हो जाती हैं आप, लेकिन ये मत सोचना कि क्या मैथ्स क्या फिजिक्स वाला भी कर लेंगे आराम से, आप चाहो तो आप भी कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा x/a का अगर मैंने स्क्वायर किया दोनों तरफ, क्योंकि मुझे x और y के बीच में रिलेशन चाहिए, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होगा, क्योंकि बेसिक प्रॉपर्टी होती है ट्रिग्नोमेट्री की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर भाग के उधर चले गया। ये किसकी इक्वेशन होती है? ये सर्किल की इक्वेशन होती है। 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो गए फटाफट इसमें, ये शुद्ध मैथ्स लगी है इसमें, क्योंकि मैथ्स वालों को पता रहेगा कि ये कैसे होती है सर्किल की इक्वेशन, आपको ही पता रहेगा, मैं बता रहा हूँ एक जनरल बात, ठीक है। और इस तरह का मैनिपुलेशन कैसे किया जाना चाहिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सीधे सीधे मैथ्स को रिलेट कर गया, लेकिन जो भी है इसका आंसर सर्कुलर मोशन है।
क्वेश्चन टफ नहीं है, वो तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे यार। अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एन एम्पलीट्यूड ए एंड टाइम टी द टाइम रिक्वायर्ड बाय ट्रेवल फ्रॉम करा था हमने क्वेश्चन अभी, मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी किया है पीछे। ये ए होता है, यहाँ कहीं a/2 होता है। आप किसी ने पूछा नहीं लेकिन आप फिर भी बता दो कि यहाँ से यहाँ तक t/12 टाइम लगता है, हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ से यहाँ तक सर किसी ने पूछा नहीं लेकिन हम फिर भी बता देंगे t/6 टाइम लगता है, 2 गुना हो जाता है टाइम। पूछ क्या रहे, बोल रहे कि द टाइम रिक्वायर्ड इट टू ट्रेवल फ्रॉम x = a टू x = a/2। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से वहाँ आने में उस इतना ही टाइम लगा जितना जाने में लगा था, t/6, ठीक है, आराम से किया जा सकता है, उसमें टेंशन नहीं है। द कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल पीरियड्स ऑफ राइट एंगल टू ईच अदर, ये तो एंड फेज डिफरेंस, ये तो पिछली बार की तरह क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको सेम, लेकिन इस बारी में क्वेश्चन देखो कैसे कैसे पूछ रहे हो। मेरे ख्याल से 91 में आया था शायद। इस बारी में दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई का है। हाँ, और इस बार ऐसा भी कहीं मुझे लिखा हुआ दिख नहीं रहा कि उनके एम्पलीट्यूड सेम, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा मुझे। हाँ, इसका मतलब माय डियर ऐसा है कि हो सकता है एक का इतना बड़ा हो और एक का इतना ही हो। राइट एंगल में इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। एक पार्टिकल इसमें ऐसे जंप परफॉर्म कर रहा है, एक पार्टिकल इसमें ऐसे जंप परफॉर्म कर रहा है, उनके बीच में एंगल π/2 है, वो बात सही है, लेकिन उनका जो फेज का डिफरेंस है वो पाई है। फेज का डिफरेंस आप समझते होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, डायग्राम को हटा रहा हूँ, सीधे काम कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है पहले पार्टिकल की जनरल इक्वेशन बोल लो, x = a sin ω/t बोल लो, दूसरे की बोल लो y से रिप्रेजेंट कर लो, लेकिन a बोलना ज़्यादा सही नहीं है, कुछ और एम्पलीट्यूड होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ इन्होंने कहा नहीं। लेकिन हाँ इतना कहा है कि पाई फेज का डिफरेंस पाई है, तो चाहो तो ऐसा कह लो कि पाई का डिफरेंस आ गया दोनों में। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है लेकिन नेगेटिव का। सिंपल मैथ्स फिर से, सिंपल मैथ्स फिर से यार, ठीक है। अब आप देखो क्या होगा, पिछली बार की कंडीशन कुछ और थी, इस बारी में अगर आप सोचो कि x/a कितना आ रहा, साइन ω/t, करने का तरीका होता है 3 हो गया, पहली को ऐसा बना दिया। y/b बराबर कितना हो गया, इफ यू वांट नेगेटिव ले लो इधर तो साइन ω/t वो भी हो गया। तो इतना तो हम समझ पा रहे हैं शायद कि फ्रॉम 3 and 4 x बराबर a बराबर माइनस का y/b है, ये हो गया आपका आंसर x और y के बीच में। अगर थोड़े से हम समझदारी दिखाएंगे तो हम इसे कह सकते हैं ये हो गया ऐसा। और अगर आपने मेरा बेसिक्स देखे मैथमेटिक्स की जो मैं बताता हूँ हमेशा, उसमें ये बहुत फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ लाइन है, क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन को बता रही है। ये लाइन की इक्वेशन है यार, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब भी पावर x की पावर 1 y की पावर 1 है वो लाइन की इक्वेशन को ही रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं इसके बारे में, उन लेक्चर्स को देखो आराम से, उस चीज़ को कवर करो, क्योंकि ये बार बार आएंगी मैथ्स की चीज़ें, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है आपको, वरना मैं स्किप कर देता इन क्वेश्चन को। द xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये कर लिया हमने क्वेश्चन, याद होगा आपको, पहला क्वेश्चन था हमारे। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है a sin ω/t, एंड एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन होता है सर माइनस का ω² y। लेकिन इसको अगर हम उस टर्म में बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं, अच्छा इसमें तो मुझे कुछ बोलने जैसा लग ही नहीं रहा, क्योंकि ये अपने आप में सफिशिएंट है बताने के लिए कि इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, क्योंकि ये वेक्टर, अगर आप वेक्टर के अलावा बात नहीं करें तो नेगेटिव का कोई सेंस नहीं है। असल में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बताने के लिए ही नेगेटिव का साइन रखते हैं अपने सामने। वो बोलता है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा। इसको क्या कहते हो, पाई तो कहते होगे इसको, है क्या, नहीं पाई होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन क्या करनी, यही तो होगा सर। एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया हमने, तभी मैं कह रहा था कुछ रिपीट होंगे क्वेश्चन। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर, कर लिया हमने, कर लिया क्या, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 300 व्हेन द पार्टिकल्स आर 2 cm फ्रॉम द इक्वल टू दैट वर्ड्स एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल कर लिया हमने। इसका आंसर मुझे याद नहीं आ रहा कितना था, लेकिन हमने कर लिया, शायद ऐसा था या कुछ भी था, लेकिन कर लिया, पीछे आप देखो प्लीज। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया तो अच्छा ही होगा। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, इट्स मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सर एक्सेलरेशन होता क्या है सर, ये होता है माइनस ω² y। सर एक्सेलरेशन मैक्सिमम का होगा सर जब y मैक्सिमम होगा, y कितना हो सकता है सर मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड के बराबर यानी a के बराबर। तो a मैक्सिमम की वैल्यू सर हम समझ पा रहे हैं कि ω² a होगी। नेगेटिव लगाने का सेंस फिलहाल नहीं है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्या है रेफरेंस लगेगा तो ले लूंगा। अरे ये कह रहे हैं कि दिस इज अल्फा, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं
एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है सर? वेलोसिटी होती है सर ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सर वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी सर? जब ये y कम से कम होगा और y 0 होगा, यानी हम जानते भी है शायद कि वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ओमेगा ए, लेकिन ये कह रहे कि इसको बीटा मान लो। फिर ये कह रहे कि टाइम पीरियड बताओ कितना होगा। सर टाइम पीरियड तो हम जानते हैं 2 पाई बाई ओमेगा होता है, तो कहीं ना कहीं में ओमेगा निकालने की जरूरत है सर। और हमारे पास गिवन टर्म्स है अल्फा ओमेगा स्क्वायर ए बीटा ओमेगा ए, क्या ओमेगा नहीं निकाल सकते सर? 1 और 2 मान के डिवाइड कर दो। जैसे ही इफ यू आर डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कट जाएगा, ए कट जाएगा, हो गया यार। अब क्या करूं? 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा ध्यान रखिए प्लीज, अल्फा यहाँ बीटा ऊपर, 2 पाई बाई बीटा बाई अल्फा। वो तो उन्होंने फंसाने की कोशिश नहीं की गई है, वरना मैं होता एक ऑप्शन ये भी डालता 2 पाई अल्फा अपॉन बीटा, क्योंकि उसमें भी कई बच्चे गलत करते हैं। ठीक है, आप शायद समझ पा रहे होंगे, क्वेश्चन इजी है, लेकिन जो भी है ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा भारी भरकम नहीं होता। अ पार्टिकल ऑफ मास एम ऑसिलेट्स अलोंग एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। फिर से क्वेश्चन आ गया वैसा ही, देख लो कितने बार आ गया क्वेश्चन, फिर से आया, रिपीट लौट के आया कर्नाटका नीट में। A particle of mass m oscillates along x-axis according to equation x is equal to a sin omega t. The nature of graph between moment. Oh my god, क्या क्वेश्चन है यार, जबरदस्त भाई। मतलब आप समझ पा रहे हो क्या बोल रहे? बोल रहे थे ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम। वाह, एक तरफ डिस्प्लेसमेंट है जिसे आप जनरली y टाइप का रिप्रेजेंट करते हो, इस केस में उसे x से रिप्रेजेंट किया गया है, और एक तरफ मोमेंटम है, और मोमेंटम जिसे आप p से रिप्रेजेंट करते हो, जो बेसिकली mv होता है। कहीं ना कहीं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है। तो उसके लिए आप कुछ मत करो, बहुत सिंपल तरीके से चलो, आप बोलो सर x इज इक्वल टू कितना होता है, a sin ओमेगा t। होता नहीं है, देर खा उन्होंने। द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम। अब मोमेंटम निकालने के लिए वेलोसिटी तो निकाल लो। वेलोसिटी कैसे निकलेगी सर? dx बाई dt। और वो कैसे सर? a ओमेगा cos ओमेगा t, बेसिक्स। मुझे मोमेंटम चाहिए सर, आप चीटिंग कर रहे हैं, तो m से मल्टीप्लाई कर लो ना सर उसे, m a ओमेगा cos ओमेगा t। ये हो गया सर पहली इक्वेशन, ये हो गई चाहो तो दूसरी इक्वेशन। हमें अब लिंक करना है कहीं ना कहीं इसको और इसको लिंक करना है, तभी तो इनके बीच में ग्राफ बना पाएंगे हम। द नेचर ऑफ द ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज। अब हम सोच रहे हैं कैसे करेंगे, करते हैं वही काम करते हैं। इक्वेशन 1 से क्या मैं कह सकता हूं, x बराबर a बराबर साइन ओमेगा टी। इससे कह सकते हैं कि p अपॉन m a ओमेगा बराबर कॉस ओमेगा टी। वही काम कर रहा हूं जो मैंने इससे पहले किया था। आप समझ पा रहे होंगे, शायद आप बुरा नहीं मान रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। ये मैंने पहली इक्वेशन में से ऐसे निकाला साइन ओमेगा टी को, और दूसरी इक्वेशन में से कॉस। आपको पता होना चाहिए मैं करूंगा क्या, क्योंकि मुझे लिंक करना है x और p को, इसलिए मैं रिलेशन ढूंढ रहा हूं। मैं पहले ढूंढ चुका हूं कि मैं स्क्वायर करके ऐड करूंगा, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करते ही क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहां बच जाएगा सिर्फ 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, थीटा ओमेगा टी है। अब मुझे शायद कुछ कहने की जरूरत नहीं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एम ए ओमेगा ऑफ होल स्क्वायर बराबर 1। और माय डियर आप नाराज मत होना, लेकिन ये इलिप्स की इक्वेशन है, क्योंकि इलिप्स जो होता है वो इस तरह का, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता यार उसके बारे में, लेकिन इतना ही बोलूँगा कि इस तरह का जो फिगर है जिसकी वो इलिप्स कहलाता है। इलिप्स और सर्किल में मात्र फर्क कितना होता है कि ये जो चीज़ होती है इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, ये होती है सेमी माइनर एक्सिस। इन दोनों में फर्क होता है। सर्किल होता तो फर्क नहीं होता, सर्किल होता तो जितना ये होता है ए तो वो भी उतना ही होता है ए, बस सर्किल और इलिप्स में यही फर्क होता है। क्योंकि आप खुद सोचो, अगर आप खुद सोचो, आज किस्मत से आते हैं। इफ ए बराबर बी हो जाए तो आप देखोगे देन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई, मान लेते हैं ए बराबर बी हो जाए, आर के बराबर हो जाए, तो आपका उसमें आंसर ये आएगा, तो ये सर्किल बन जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जैसे ही सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस बराबर हो जाती है सर्किल बन जाता है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्योंकि ये और ये अगर सेम टू सेम हो जाते तो हम कहते हैं हाँ ठीक है सर हो गया, हम कहते हैं कि ठीक है। तो अगर बाई चांस एम और ओमेगा का मल्टीप्लाई करके आंसर 1 आ गया एक बार के लिए, अगर ऐसा हो गया गलती से, तब ये सर्किल हो जाता है। फिर अभी तो फिलहाल से ये इलिप्स है। इसमें भी एक अच्छी मैथ्स लगी है, अच्छी मैथ्स लगी। अगर आप चाहते, इलिप्स पे क्लिक किया मैंने, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 एंड इतना, टू सिंपल मोशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी 100 है, ठीक है, एंड दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो दोनों की अलग अलग होगी, ठीक है। इसको 10 की पावर 2 कह लो, रेडियन पर सेकेंड, ये वाली 10 की पावर 3 रेडियन पर सेकेंड। have the same displacement amplitude, the ratio of their maximum acceleration is,
सर एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालना है। अब एक्सेलरेशन होता क्या सर, ओमेगा स्क्वायर वाई होता है, लेकिन मैक्सिमम चाहिए तो वो ए होना चाहिए। ये इसका ये होगा, दूसरे वाले के लिए निकाल रहे हो तो इसको ए डैश कर लो एक बार के लिए समझाने के लिए, तो वो ओमेगा 2 होगा क्योंकि उसका ओमेगा अलग है, क्योंकि दो अलग अलग सिंपल हार्मोनिक मोशन है। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ओमेगा सेम होता है क्योंकि उसका टाइम पीरियड सेम होता है, लेकिन यहाँ दो अलग अलग है इसलिए ओमेगा। और इन्होंने बोला कि द सेम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मतलब एम्पलीट्यूड सेम है दोनों, किस लिए से A1 A2 या A डैश लेने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम है। वो पूछ के रहते थे द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो सर ये सीधी कर दिया, ओमेगा 1 का स्क्वायर यानी 10 की पावर 2 का स्क्वायर, ध्यान से प्लीज, 10 की पावर 3 का स्क्वायर, ध्यान से, 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/10 की पावर 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर आई गेस, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। A point performs simple harmonic oscillations of period t and equation of the motion is given by x is equal to a sin omega t plus pi by 6। यार ऐसा ना हो कि सब सिस्टम वगैरह बंद हो गए अब तक। आफ्टर द इलेप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी, अच्छा क्वेश्चन है, वेलोसिटी पार्टिकल की कब उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी, इतनी सी कंडीशन को आपने फुलफिल कर देना है, काम 25 हो जाएगा। अब वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला मत लगाओ, हमें पता है कि x दे रखा है तो वेलोसिटी निकाली जा सकती है, इसका डेरिवेटिव करने पे a रहेगा, साइन का आंसर होगा cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, और ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 का दोबारा डेरिवेटिव होगा तो ओमेगा आएगा। तो कुल मिलाकर के वेलोसिटी बराबर हो गया, इस बारी में हमें अगर इसे फुलफिल करना है इस बात को, तो हम बोल सकते हैं कि ये हो गया a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 6, ये तो होती है वेलोसिटी। लेकिन उस टाइम में जब वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाए, ये वेलोसिटी मैक्सिमम कब हो सकती है, जब ये cos वाला टर्म मैक्सिमम हो जाए, cos वाला टर्म मैक्सिमम 1 हो सकता है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम ओमेगा हो सकती है। तो उस हिसाब से ये दोनों कट गए। अब cos ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 बराबर 1, और इसका एक ही मतलब है कि cos कौन से एंगल में 1 के बराबर होता है, जब 0 हो जाता है, यानी ओमेगा t जब कितना हो जाता है, ओमेगा t प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा। तो उस हिसाब से ओमेगा टी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 6 हो जाएगा। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का पाई बाय 6 ओमेगा, और ओमेगा को हम बोल सकते हैं 2 पाई बाय टी, और पाई पाई कट जाएगा, टी बाई 12 आएगा। मेरा आंसर टी बाई 12 है, लेकिन रुक जाओ, मुझे नेगेटिव आया, मुझे उसको समझना है वो क्यों आया नेगेटिव, मुझे नेगेटिव को थोड़ा समझना है क्यों आया। आफ्टर द इलेप्स ऑफ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टाइम पीरियड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पूछो क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है सर क्योंकि वी मैक्सिमम के बारे में आप कभी ये नहीं कह सकते कि वो ए ओमेगा होता है। सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ सर वो प्लस माइनस ए ओमेगा होता है, क्योंकि डिपेंड करता है किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर ये ऐसा बता रहा है तो इससे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है हमें, अगर ये टाइम हमें नेगेटिव में दिखा रहा है, टाइम नेगेटिव नहीं होता, ये हमें बता रहा है कि ये वी मैक्सिमम और वी के बीच में उल्टा रिलेशन है। भले ही इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये वी मैक्सिमम का हाफ हो चुकी है वेलोसिटी, लेकिन इसका डायरेक्शन वी मैक्सिमम के उल्टा चल रहा है, अंदर की बात है, ठीक है ना, बोल दी मैंने आपसे, बाकी आप समझ गए होंगे। वैसे शायद डिस्कशन करने जरूरी होता है यार, इसलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। द फेज डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, देखो इससे पहले आपसे मैंने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बीच में पूछा, जो कि डायरेक्ट पता चलता है। इस बार वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, वेलोसिटी क्या होती है सर, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, क्यों, क्योंकि हमें पता था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। तो उस हिसाब से सर एक्सेलरेशन कितना होता है, सर वो होता है डायरेक्ट, अगर आप समझ नहीं चाह रहे हो तो ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी विद नेगेटिव, क्योंकि माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है और ये वाई की वैल्यू है, और डेरिवेटिव ले लो वी का, वही बात है। कुल मिला के हमें इन दोनों को रिलेट करना है। अगर आपने इन दोनों को रिलेट करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि इनके बीच में फेज डिफरेंस क्या है, और फेज डिफरेंस देखने के लिए उनको इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि वेलोसिटी तो ठीक है, ये सही है, लेकिन एक्सेलरेशन को थोड़ा काम करना पड़ेगा। ए ओमेगा स्क्वायर साइन, और आप अगर इसे नेगेटिव, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, साइन पाई प्लस थीटा कह दो। अब इसमें मैथ्स यूज हो गया यार अच्छा खासा, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब ये प्रॉब्लम कर जाएगा जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए प्लीज आप इन चीजों को, ऑसिलेशन को बुरा मत मानना इस चीज में कि यार इसकी गलती है, मैथ्स की गलती हो रही है। इन चीज़ों को धीरे धीरे कवर करो, धीरे धीरे, अगर आपको लग रहा है कि काम की चीज़ें बार बार आ रही है, इतना ही हिंट लो इससे। क्योंकि साइन पाई, मैं आपके लिए हिंट के लिए लिख लेता हूँ कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर, मतलब इन जनरल लिख रहा हूँ, माइनस का साइन थीटा होता है।
इन जनरल। समझ भी पा रहे हो कि बस खाली फालतू में लगे हुए? नहीं सर, इतनी देर से बैठे हुए आपके साथ फालतू में तो नहीं बैठे हो सकते हम। सर आप बात कैसे कर रहे हैं, हम तो बैठे ही नहीं हैं यहाँ पे। अच्छा ऐसे साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा, ठीक है। तो अब आप देख सकते, अच्छा अभी भी फंसे हुए हैं क्योंकि सर ये दोनों के दोनों भी कंपेरेबल नहीं है, ये कॉस का है साइन का है। अब अपने अपने गेम खेलने की बात होती है, कैसे कैसे आप खेल सकते हो। सर कितना खिलाओगे? देखो ना, एक बात कर दो यार, इसको साइन में बदल दो। साइन में ऐसा बोल सकते हैं हम, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है, हाँ। और वो वाला तो बदला हुआ ही है ऑलरेडी। तो इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, ये भी साइन का, ये भी साइन का। अब इनमें कंपेरिजन हो सकता है। इसका एंगल जो है, फेज है इतना है, और उसका फेज उतना है, π/2 माइनस ओमेगा टी। अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूँ, कुछ और तरीका ढूंढे क्या इसके लिए? थोड़ा सा लंबा सा अजीब सा नहीं लग रहा क्या? ठीक है, वैसे देखो इसमें भी ना मैं कर लूँगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इतना उलझाना भी बेहतर नहीं है। इसके लिए एक शॉर्टकट कुछ निकालते हैं इसके लिए। देखो समझते हैं बात को, जरा मैथमेटिकली समझते हैं। इधर देखो आप, हमें पता है कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर आप इन दोनों में गौर करो, इन दोनों में 90 का रिलेशन हो गया, कवर हो गया, कवर हो गया। देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये किसका ग्राफ है सर? ये y का ग्राफ है। तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनता है सर? वो कॉस का ग्राफ होता है, यानी वो यहाँ से स्टार्ट होता है, दिल का दरिया बह ही गया, वेलोसिटी का ग्राफ है। और इसी ग्राफ में अगर मैं आपको एक्सेलरेशन दिखा दूं, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट व्हाट? नेगेटिव ऑफ वाई। बस वाई का नेगेटिव ले लो। वाई का है, वाई सर ये वाई गलत है, इसका नेगेटिव ले लो, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ये हो गया। अगर आपको कोई बोले कि आपको करना है, आपको ब्लू और येलो ग्राफ के बीच में रिलेशन देखना है, ठीक है। क्या मैंने अपने आप को उलझा दिया बुरी तरीके से, या फिर क्या? रुक जाओ, मुझे सोचने दो। मुझे तो यार 0 डिग्री लग रहा है, क्या आपको भी ऐसे लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है इन दोनों के बीच में फेस का डिफरेंस ही नहीं है। आप क्या बोलते हो? क्योंकि आपको नहीं लग रहा कि ये, मुझे येलो ग्राफ और जो ब्लू ग्राफ है ना, वो सेम फेज में जाते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा दिख रहा है कि देखो ब्लू ऊपर को जा रहा है, येलो भी ऊपर को जा रहा है? मुझे ऐसा दिख रहा है, मेरे अकॉर्डिंग ये 0 डिग्री है। मैं मैथमेटिकली भी वैसे प्रूव कर सकता हूँ, देखना चाहूँ देख सकता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो आपके लिए छोड़ देते हैं यार आप कुछ, ठीक है। स्टिल अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ तो रहे, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। मैंने आपके लिए ग्राफ बना दिया, आप उससे भी एक आइडिया ले सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली भी आराम से कह सकते हैं। प्लीज़ डोंट वरी। अभी थोड़ा सा ना, एक तो मन सा भी नहीं कर रहा सर, ऐसे ही होता है सर, जब क्वेश्चन नहीं होता ना, बहाने मारे जाते हैं फिर। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, हैज मैक्सिमम स्पीड यानी वी मैक्सिमम कितना होता है हम जानते हैं, ए ओमेगा होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू देम इट इज 31.4 सेंटीमीटर पे ही बातें चल रही है, तो चेंज करने की जरूरत कुछ नहीं है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, अच्छा तो ए दे रखा सर 5 है, ओमेगा बराबर 31.4 इतना आ गया आपका। तो ये पूछ रहे कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो अच्छा फ्रीक्वेंसी यहीं से निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 पाई फ्रीक्वेंसी होता है 31.4। आप समझ पा रहे होंगे कि ये बन गया 10, ये बन गया f, ये बन गया 31.4 और ये बन गया 3.14। इनको इक्विवेलेंट डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, और इनके ये आपस में कट जाएंगे, अपना अपना स्टाइल होता है। ये 10 हो गया, 10 ने 10 को काट दिया, f बराबर आ गया 1 हर्ट्ज। दिस विल बी द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड v एंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग व्हेन v इज मैक्सिमम, a इज मैक्सिमम। ये तो हमने पढ़ी हुई चीज़ है, अगर आपको फटाफट से याद दिला दूँ तो ये वो जगह जहाँ पे v मैक्सिमम होता है, और ये वो जगह जहाँ पे a मिनिमम होता है। ये वो जगह है जहाँ पे v मिनिमम होता है जो कि 0 होता है, और ये वो जगह है जहाँ पे a मैक्सिमम होता है, और ये वो जगह है जहाँ पे a मैक्सिमम होता है और v मिनिमम होता है। अपने अकॉर्डिंग देख लो। देखो व्हेन v इज मैक्सिमम, a इज मैक्सिमम, बिल्कुल गलत है सर। v मैक्सिमम होता है तो a मिनिमम होता है।
वैल्यू ऑफ ए ज़ीरो वट एवर वैल्यू ऑफ वी, ए की वैल्यू ज़ीरो तब होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वट एवर कुछ नहीं भाई, ए ओमेगा, व्हेन वी इज ज़ीरो ए इज ज़ीरो, ये गलत है, व्हेन वी इज मैक्सिमम ए इज ज़ीरो, व्हेन वी इज मैक्सिमम ए इज ज़ीरो, बिल्कुल सही बात है, ए ज़ीरो होता है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हो क्योंकि ए बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और यहाँ पर क्योंकि वाई कुछ भी नहीं है, वाई ज़ीरो है इसलिए ज़ीरो हो जाएगा। चौथा आंसर इसका सही है। अ पार्टिकल starts with SHM from the mean position as shown in the figure. Its amplitude is a and its time period is t. At one time its speed is half of the maximum speed. इसकी स्पीड जो हो गई हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड हो गई। व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, ऐसा बोला जा रहा है। तो क्योंकि यहाँ से पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये इनिशियली यहाँ पर रखा हुआ है, फिर ये यहाँ से कहीं जा रहा है, यानी मीन पोजीशन पे अपनी ऑलरेडी मौजूद है, यानी इक्वेशन y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी वाली है। तो उस हिसाब से अगर आपको कोई वेलोसिटी पूछे तो आप बोलोगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और उस हिसाब से मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा है, 0.2 हो गया, दोनों कट गए। कॉस ओमेगा टी हाफ के बराबर कब होगा, जब कॉस ओमेगा टी बराबर कॉस ऑफ 60 डिग्री होगा, यानी पाई बाई 3 होगा, यानी ओमेगा टी बराबर पाई बाई 3 होगा। और उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 2 पाई, अच्छा ये क्या कर रहा हूँ मैं, 2 पाई बाई कैपिटल टी इंटू टी बराबर पाई बाई 3 होगा, पाई ने पाई को काट दिया, स्मॉल टी बराबर हो गया टी बाई 6, मैं राइट? हाँ, लेकिन ये बोल ले सर हमने पूछा व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट, क्या बता रहे हैं अब हमें? नहीं सर यहाँ तक तो करना ही पड़ता हमें, डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे अकॉर्डिंग, हमने पहली मान रखा वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी वैसे अगर आप डायरेक्टली समझ लो यही निकल गया, या तो फिर आप ओमेगा टी वो सब करो या डायरेक्ट लिख दो पाई बाई 3। तो वाई बराबर हो गया ए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चंस अभी और भी हैं, ठीक है, काफ़ी सारे और क्वेश्चंस हैं, बस और 25 क्वेश्चन लगा लो। और है आपको क्या लग रहा है मैंने 25 क्वेश्चन कराए? 25 नहीं कराया, आप देखना उससे पहले भी मैं क्वेश्चन कराता रहता था, 10-12 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कराए, आज के दिन में लगभग 40 क्वेश्चन कर लिए। अभी के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, ठीक है ना। होपफुली लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को यार लाइक वगैरह किया करो एटलीस्ट, ठीक है ना, तभी क्योंकि कम से कम एक सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुँच पा रहा है एटलीस्ट, जिनकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जिन तक चीज़ें पहुँचे, फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचे, जो अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर कर पाए। कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट होना ही ज़रूरी नहीं है कि वही एक बड़ी हेल्प होती है, कंटेंट भी बहुत महत्व का होता है। कई बार ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे बहुत हो सकते हैं, आपने कोचिंग भी अच्छी ली हो सकती है, आपने अच्छी कोचिंग में जा रहे हो सकते हैं, लेकिन आपकी समझ नहीं बन पा रही है, तो फिर उसमें पैसा बैरियर नहीं था, उस समय समझ बैरियर थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन बैरियर्स को ख़त्म करूँ, चाहे वो पैसे हों या फिर वो समझ के हों। अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं अपने एक सेशन में। प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर आपने यहाँ तक की लेक्चर को देखा, स्टिल कोई डाउट है बताना। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को कवर करता हूँ, उसके बाद बाकी बचे हुए जो और चैप्टर्स हैं उनके वन शॉट्स, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के साथ लास्ट 36 ईयर्स का। अभी के लिए इतना ही, देख रहे हो यार आवाज़ भी नहीं आ रही मुझे बाहर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय।